बहुत बड़े पेड़ से शुरू होता है जिसने इस देश में जड़ें जमा ली। उसका नाम था एग ड्रजल। ये तेजी से बढ़ा और पूरी दुनिया को ढक लिया। इसके साथ ही अनगिनत दुनियाएं सामने आईं जो गेम्स पर आधारित लगती थीं। उनमें से एक को लेब्रिंथ कहा जाता था और लोग इसे देवताओं का गेम मानते थे। समस्या यह है कि हर कोई उन प्लेयर्स में से एक नहीं बन सकता था। एक कंस्ट्रक्शन माइन जैसी दिखने वाली जगह में लोग अपनी शिफ्ट पूरी कर रहे हैं। उनमें एक ऑरेंज जैकेट पहने हुए एक आदमी अपना हेलमेट उतार रहा है जब अचानक कोई पीछे से आकर उससे 77 से कहता है कि उसने आज अच्छा काम किया। उसके पास ट्रेड करने के लिए कुछ अच्छी चीजें हैं और पूछता है कि क्या वो इसे बहुत कम में खरीदना चाहता है। वहां एक डेटा कार्ड था और उसे यकीन है कि ये अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन बूढ़े आदमी के एक्सप्लेनेशन के बीच में वो लड़का बस भाग जाता है। बूढ़ा आदमी सोचता रहता है कि ये हरामी खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है, लेकिन वो उस जगह पर बाकी सब की तरह ही है, एक यूजलेस कचरा जिसे सबने छोड़ दिया है, ठीक वैसे ही जैसे वहां मौजूद सभी लोग। एग्रेसल द्वारा लाई गई सारी वॉलत के शानदार होने के बावजूद जाहिर है टूटे हुए और दिवालिया लोग भी हैं। और इन सब के बीच में एक स्लॉट मशीन शॉप थी। प्रोटैगनिस्ट डोरनॉब पकड़ता है और पहले से ही अंदर लोगों को चिल्लाते हुए या अपने पॉइंट्स वापस मांगते हुए सुनता है। वो एक मशीन के पास जाता है जबकि हर कोई चिल्ला रहा है। एक बार और बैट लगाना चाहता है और कह रहा है कि इस बार वो अपनी लाइफ बदल देंगे। जैसे ही वो चेयर पर बैठता है वो उस जगह का स्वागत करता है जहां सब कुछ बदल सकता था, द गुड ओल्ड रैंडम बॉक्स। उन लोगों के लिए लीगलाइज बैटिंग जो फॉर्चून का पीछा करना चाहते हैं। और यहाँ प्रोटैगनिस्ट एक बार फिर अपनी लाइफ बदलने की कोशिश करता है। आज उपलब्ध रेयर आइटम एक अकाउंट बनाने की परमिशन थी। प्रोटैगनिस्ट के लिए यह शायद एकमात्र चांस था जो उसे कभी मिलेगा। स्क्रीन पर आता है और पूछता है कि क्या वो 10 बॉक्स खोलना चाहता है और वो जाहिर तौर पर यस क्लिक करता है, कहता है कि उसमें अभी भी होप है। फिर पहला बॉक्स आसमान से नीचे आता है और उसे एक अविश्वसनीय एन रैंक टूथब्रश मिलता है। यार एन रैंक, उसने कभी इतना कम रैंक देखा भी नहीं था। इस पॉइंट पर हम मुझे नहीं पता ग्रीक अल्फाबेट तक पहुंचने वाले हैं। वो जाहिर तौर पर अगले बॉक्स पर चला जाता है, लेकिन उसके पीछे जमा हो रहे कचरे के ढेर से अब बता सकते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं चल रही है। एक और एन रैंक, एक और एन रैंक, फिर एक आर रैंक आता है जो और भी कचरा है। उसने सुना है कि एसआर और एसएसआर जैसी चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो अनगिनत बार इससे गुजरा है और उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। हॉस्पिटल में अपनी मॉम को याद करते हुए उसे बस एक चांस चाहिए था। तभी उसकी आंखों के सामने कुछ दिखता है। मशीन एक गैलेक्सी की तरह चमक रही थी। उसने सोचा कि क्या ये एक एसआर था, लेकिन आसमान से आ रही लाइट से ये एसएसआर जैसा लग रहा था, जो एक सुपर स्पेशल रेयर है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं मुझे कभी पता भी नहीं था कि एसएसआर का फुल फॉर्म क्या था। प्रोटैगनिस्ट कांप रहा है, खुद से कह रहा है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये डे आएगा। एक मिरेकल जिसका वो केवल ड्रीम ही देख सकता था। कार्ड को अपने हाथ में पकड़कर वो कहता है कि अब तक गिव अप ना करना वर्थ इट था। आखिरकार वो इट रजल का पार्ट बन सकता था। ये एक अकाउंट बनाने की परमिशन थी। आप लेबिरिंथ का पार्ट बन सकते थे जो अनगिनत गेम्स पर आधारित था। और जाहिर है उन तक पहुंचने का एकमात्र वे एक अकाउंट के साथ एक अवतार बनाना था। भले ही अवतार वर्चुअल बॉडीज थीं जो रियलिटी में मौजूद नहीं थीं, आप लेबिरिंथ से आइटम्स को रियल वर्ल्ड में ला सकते थे। और वहां से लाए गए वे आइटम्स एक फॉर्चून के लायक थे और उन्होंने सोसाइटी के काम करने के वे को बदल दिया। आजकल पूरी सोसाइटी इड्रेजल के इर्द गिर्द घूमती है और सब कुछ चलाने वाले टॉप गेमर्स हैं। गेम पलट गया ना? उन सभी मॉम्स के लिए एक स्लैब जो कहती हैं कि 10,000 घंटे लीग ऑफ लेजेंड्स खेलना वेस्ट ऑफ टाइम है। मुझे रेडी लेना होगा, अगर इड्रेजल अपीयर होता है कौन जानता है। प्रॉब्लम यह है कि इस वर्ल्ड में केवल कुछ लोगों को एक अकाउंट बनाने का राइट मिलता है और अब पहले से ही मुस्कुराते हुए भाग रहा है वो आखिरकार लकी वंस में से एक बन गया है। उसका सब कुछ फिर से शुरू करने का चांस। लेकिन जैसे ही उसका चेहरा बाहर आता है उसे क्लब से सीधा मुंह पे वार होता है। अगले ही सेकंड वो डामर पर पड़ा हुआ है। जाहिर है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि अभी क्या हुआ। फिर बॉस पूछता है कि क्या ये वही गाय है और टैटू वाला जवाब देता है कि हाँ वही लकी वन, जो वास्तव में अनकी था क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उसे वो मिल गया है। वो आदमी कार्ड पकड़ता है और बॉस को सौंप देता है, जो उसे देखकर कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ऑप्शंस को छोड़कर ऐसी कोई कार्ड होती है। हालांकि प्रोटैगनिस्ट उस आदमी की पैंट पकड़ लेता है और कहता है कि वो इसे नहीं ले सकता। वो वही था जिसने इसे मशीन से निकाला था। लेकिन ब्रो हम फेवेला में है ना, जहां पैसा नहीं है वहां पुलिस भी नहीं है। क्या आपको वो हैवी सोशल क्रिटिक पसंद आया? बॉस बस उन्हें किड को क्रश करने का ऑर्डर देता है। इसके साथ ही हमारा बॉय पैनकेक बन जाता है। लेकिन पिटाई खाते हुए भी वो फिर से बॉस को पकड़ता है और अकाउंट वापस करने की डिमांड करता है। हालांकि वो आदमी उसका सिर पकड़ता है और पूछता है कि क्या वो भूल गया है कि इस वर्ल्ड में एक नेमलेस नोबडी की तरह रहना कैसा होता है। शॉप से उसे जो भी अच्छा मिलता है उसके लिए पे करना पड़ता है। आखिरकार वे यहाँ सब कुछ चलाते हैं। लेकिन अनफेयर नहीं होना चाहते हुए वो कहता है कि वो किड को एक गिफ्ट देगा। वो उसके माथे को छूता है, कहता है कि वे हमेशा फेयर ट्रेड्स करते हैं। इसके साथ ही प्रोटैगनिस्ट को उसके सिस्टम में 30,000 पॉइंट्स मिलते हैं जो रूलेट पर एक और सिंगल स्पिन के लिए इनफ था। वो आदमी उसे बताता है कि इसके साथ उसने वो ले लिया जो किड को एक स्पिन में मिला था और अब किड एक और ले सकता है, तो ये इवन है। इससे पहले कि हमारा बॉय कंप्लेन कर पाते, बूम, फिर से डामर पर फेस फर्स्ट। लेकिन किड जिद्दी है और एक बार फिर से आदमी की पैंट पकड़ने जाता है। लेकिन यार वो टफ तो हो सकता है लेकिन वो अभी भी ह्यूमन है ना। वो बस अच्छे के लिए ग्राउंड पर गिर जाता है। इसके साथ बारिश शुरू हो जाती है और गाइज वहां से कुछ अच्छा खाने के लिए निकल जाते हैं, जबकि हमारे बॉय को डामर किस करते हुए छोड़ जाते हैं। फिर बाल्ड गाय में से एक बॉस से देखने के लिए कहता है। किड एक्चुअली वापस उठ रहा था। गाइज समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हरामी अभी तक कैसे खड़ा हो पा रहा है। फिर सिस्टम कुछ अलर्ट देने लगता है कि उसके वाइटल साइंस गिर रहे थे। उसे मिरर हॉस्पिटल जितनी जल्दी हो सके अर्जेंटली पहुंचने की जरूरत
जरूरत थी। बॉस सोचने लगता है कि शायद उसने गलती से गाय पर आसानी कर दी क्योंकि ये सेंस नहीं बनाता है, और प्रोटैगनिस्ट एक बार फिर से बेटिंग शॉप की तरफ हेड करना शुरू करता है। यार कुछ बिलीव नहीं करते हैं, जबकि दूसरे कहते हैं कि एसएसआर पाने के लिए इसी तरह की डेडिकेशन की जरूरत होती है। लेकिन जो भी हो, वे वहीं रुकेंगे और उस पर आई रखेंगे, और अगर उसे फिर से कुछ अच्छा मिलता है तो वे बस एक और फेयर ट्रेड करेंगे। हालांकि बाल्ड गाय पूछता है कि अगर किड शॉप में मर जाता है तो वे क्या करेंगे, जिस पर बॉस जवाब देता है कि वे बस बॉडी को वहां से बाहर निकाल देंगे, और बस आखिरकार वो एक नोबॉडी अननोन है, इसलिए किसी को केयर नहीं करेगी। मीनवाइल सिस्टम प्रोटैगनिस्ट को वार्न करता है कि उसके वाइटल साइंस गिरते जा रहे हैं। दर्द थोड़ा फेड होता जा रहा था, जैसे कि वो होश खोने वाला था, सांस लेना मुश्किल था। वो ये भी नहीं सुन पा रहा था कि आसपास के लोग क्या कह रहे थे। पूरी तरह से कांपते हुए वो भीड़ से गुजरता है। वो एक बैटिंग मशीन में से एक के पास जाता है, लेकिन ग्राउंड पर गिर जाता है, खुद को घसीटता है और एक आखिरी स्पिन की ट्राई करने के लिए वापस खड़ा हो जाता है। वो बटन दबाने के लिए अपने फिंगर बढ़ाता है, लेकिन सिस्टम वार्न करता है कि उसके वाइटल्स एक क्रिटिकल स्टेट तक पहुंच गए थे। उस मोमेंट में वो बस यही सोच पा रहा था कि उसकी लाइफ रियली ट्रैश रही है। तभी प्लेस के बीच में हर कोई एड्रेजल ट्री को ही देख रहा था। बॉस भी नहीं बता सकता था कि वो रियली क्या था, क्योंकि वो कितना ग्लो कर रहा था। और अचानक प्रोटैगनिस्ट की बॉडी थोड़ी डिजिटलाइज दिखने लगी। सिस्टम कहता है कि एक इमरजेंसी का डिटेक्ट हुआ है और कंडीशन रेड थी। द ओनली रेस्क्यू मेथड एक कैरेक्टर में एक फोर्स कन्वर्जन था, और इसके साथ ही एड्रेजल सिस्टम उससे कैरेक्टर का नाम चुनने को कहता है। अचानक प्रोटैगनिस्ट खुद को रूडी की नाम से पाता है। वो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहा है कि वो कहाँ है या क्या हो रहा है। एक मैसेज फिर कहता है कि गिल्ड से कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक करने की वजह से उसे बैन कर दिया गया है। वो चारों तरफ देखता है और कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन वर्डिक्ट दिया जाता है और सभी चार्जेस एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। इसके साथ उसकी रैंकिंग हटा दी जाती है। प्रोटैगनिस्ट को वो आवाज़ पहचान में आती है और दो अजीब एंटिटीज एक नोबडी की लाइफ में उसका वेलकम करती हैं। हमारा गाय अपना बचाव करने की ट्राई करता है, कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन एक हुड वाली आकृति साइड से आती है, कहती है अब बहुत लेट हो चुका है, ये 7:17 के उठने का टाइम था। इसके साथ वो जाग जाता है और साइड में देखते हुए वो खुद को एक अजीब डिजिटल वर्ल्ड में देखता है। उस प्लेस में रियलिटी जैसा फील बिल्कुल नहीं आ रहा था और उसे नहीं पता था कि वो मर चुका है या ये आफ्टर लाइफ है। तभी अचानक एक अजीब ऑब्जेक्ट जो किसी तरह के ब्रेसलेट जैसा दिखता है अपीयर होता है और उसे एक नाम सिलेक्ट करने के लिए कहता है। हमारे बॉय ने पूछा कि एक फ्लोटिंग वैक्यूम क्लीनर उससे क्यों बात कर रहा है, लेकिन छोटे रोबोट ने उसे थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाने को कहा। यह सिस्टम बॉक्स था जिसे लिगॉन के नाम से जाना जाता है। फिर उसने उसे एग्जिस्टेंस में पहला पर्सन होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया, जिससे एक यूआर रैंक आइटम मिला। बॉय को कोई आइडिया नहीं था कि वो चीज किस बारे में बात कर रही थी। जहां तक उसे पता था एसएसआर सबसे हाईएस्ट रैंक था। लिगॉन फिर कहता है कि वो एक्सप्लेन करेगा कि वो अब जहां था वो रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच की डिवाइडिंग लाइन के ठीक बीच में था, और उसे अब एक नाम की जरूरत इसलिए थी ताकि कन्वर्जन फिनिश हो सके और वो लैबिरिंथ को एक्सेस कर सके। लेकिन हमारा बॉय जानता था कि उसके लिए उसे एक अवतार और एक गेम अकाउंट की जरूरत होगी। हालांकि रोबोट कहता है कि ये सिर्फ एक ह्यूमन लिमिटेशन है। दूसरी ओर उसे ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वो जिस क्रिटिकल स्टेट में था उसकी वजह से उसने एक फोर्स कन्वर्जन इनिशिएट किया, जिसने उसके बॉडी को एग्रेजल से कनेक्ट कर दिया, और डिले किए बिना उसे आगे बढ़कर कैरेक्टर नाम पिक करना चाहिए ताकि वे इसे स्टार्ट कर सकें। हमारे प्रोटैगनिस्ट को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था। उसे नहीं पता था कि ये एक ड्रीम था या रियलिटी, लेकिन एक चांस था कि ये वो अपॉर्चुनिटी थी जिसकी वो वेट कर रहा था। और इसके साथ वो रुकी नाम चुनता है। सेटिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं और उसे लैबिरिंथ गेम में ट्रांसफर किया जाने लगता है। जिस मोमेंट वो अपनी आंखें खोलता है वो खुद को फैंटम नाम की वर्ल्ड में पाता है। वो कुछ मोमेंट्स के लिए बिना कुछ कहे खड़ा रहा, फील कर रहा था कि हवा उसके बालों को छू रही है और उसके पैर ग्राउंड पर फर्म थे। ये किसी भी सिमुलेशन से बिल्कुल डिफरेंट था जिसका उसने कभी एक्सपीरियंस किया था। अपैरेंटली ये वही लैबिरिंथ था जिसमें वो हमेशा एंटर करना चाहता था। लेकिन उस सारी एक्साइटमेंट के बीच उसके बगल में कुछ स्केलेटन अपीयर होते हैं। पहला अटैक करने की ट्राई करता है और वो एक छोटा स्टेप पीछे लेकर उसे डॉज करने में मैनेज हो जाता है। फिर वो भागना शुरू कर देता है। खुद से पूछता है कि अगर थियरी में उसे ट्यूटोरियल में होना चाहिए तो इतनी सारी क्रीचर्स क्यों हैं? कम से कम वे केवल लेवल 1 स्केलेटन थे जो फिजिकल अटैक्स के लिए वीक थे। रुकी स्टेटस विंडो खोलने के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन लिगॉन बस जवाब देता है कि वो डम स्टफ मांगना बंद करे। हमारा बॉय फिर जानना चाहता है कि इक्विपमेंट कहाँ है। नॉर्मली जब आप कोई गेम स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ मिलता है, लेकिन रोबोट एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि उसे एक यूआर आइटम मिला इसलिए उसे लैबिरिंथ के किसी भी रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। साथ ही उसे लैबिरिंथ या फैंटम नाम की वर्ल्ड द्वारा दिए गए किसी भी स्किल्स, स्टेट्स, लेवल्स या किसी भी तरह के एडवांटेज से बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब तक लिगॉन उसके साथ है उसे बस रैंडम बॉक्स में अपनी लक टेस्ट करने की जरूरत है। कम से कम उसके पास बिगिनर्स बोनस तो था। लगातार 7 दिनों तक लॉगिन करने के बाद उसे एक टिकट मिलेगा जो एक एसआर आइटम की गारंटी देगा। चूंकि ये उसका पहला टाइम था, उसे लिगॉन से 100 टिकट्स मिलते हैं। साथ ही फैंटम नाम की वर्ल्ड में एंटर करने के लिए 5 और टिकट्स मिलते हैं। रुकी सेलिब्रेट करता है कि कम से कम उसे बहुत सारे टिकट्स तो मिले और कहता है कि वो उन्हें तुरंत ओपन करना स्टार्ट करना चाहता है। बॉय ब्रेव है, वो पहला आइटम ओपन करता है, पिक करता है और पहले ही स्केलेटन को कॉल आउट करता है। कहता है अब ये इजी होने वाला है, लेकिन उसे मिला यूज टॉयलेट मॉब ज्यादा देर तक नहीं टिका।
नहीं, वो तुरंत वापस भागना शुरू कर देता है, लिगॉन को कोसता है और पूछता है कि उसकी लक कहाँ है। फिर वो एक विग स्केलेटन पर फेंकता है जो उसे दूसरा आइटम मिला था। रूकी की फैंटम वर्ल्ड में जर्नी और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। क्या आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? वो भाग रहा है और ढेर सारा सामान ग्राउंड पर छोड़ रहा है। तभी रोबोट अचानक उसे केयरफुल रहने को कहता है, लेकिन बहुत लेट हो जाता है। वो एक इडियट की तरह फेस पर गिर जाता है। मैन विग ने एक छोटा रोबोट एक स्वॉर्ड लहराते हुए आता है। फिर फाइनली उसके बगल में बॉक्सेस में से एक शाइन करता है। वो अटैक को ब्लॉक करने में मैनेज करता है क्योंकि उसे उसमें एक शॉर्ट स्वॉर्ड मिली थी, है ना? साफ तौर पर यह काफी महंगी थी, लेकिन कुछ ना होने से तो बेहतर। वो डिसेंट वेपन का सेलिब्रेट करता है और आगे चार्ज करता है। वो कहता है कि यह सिर्फ एक लेवल 1 का स्केलेटन है, उसके हारने का कोई चांस नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ये गेमर ज्यादा गेमर नहीं है, क्योंकि उसने स्वॉर्ड को स्केलेटन के हेड पर स्विंग करने की ट्राई की। जाहिर है इसका रिजल्ट यह हुआ कि उसके शोल्डर में एक स्टैब हो गया और स्वॉर्ड ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। हालांकि रूकी कंफ्यूज्ड है, एचपी खोने के बजाय उसके शोल्डर में स्टैब क्यों हुआ। लिगॉन एक बार फिर एक्सप्लेन करता है कि उनके लिए रूल्स पूरी तरह से डिफरेंट है, इसलिए एचपी जैसी कोई चीज नहीं है। वो अपनी एक्चुअल लाइफ को रिस्क कर रहा है। स्केलेटन को आते देखकर रूकी सोचता है कि क्या वो सिर्फ इतने मीनिंगलेस वे में मरने के लिए इस मेस में फंस गया है। फिर वो अटैक को ब्लॉक करने के लिए आगे चार्ज करता है। तभी 2 बॉक्स नीचे गिरते हैं। जैसे ही वो ग्राउंड पर हिट करते हैं, वो स्केलेटन के ब्लो को डिफ्लेक्ट करने में मैनेज करता है, अंदर चार्ज करता है और उसे फ्लाई कर देता है। वो कंफ्यूज्ड है। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे उसने किसी स्किल को यूज किया हो और उसका बॉडी अपने आप मूव हो गया हो। तभी वो देखता है कि बॉक्सेस से उसे 2 एस रैंक स्किल्स मिले, एक डिफेंस के लिए और एक स्वॉर्ड मास्टरी के लिए। और लिगॉन कहता है कि वो अकेला ऐसा है जो इड्रिजल की वर्ल्ड से लिमिटेड नहीं है। अगर कोई आइटम या स्किल बॉक्स में शो अप होता है तो वो तुरंत उसे ट्रांसफर हो जाता है। एक और स्केलेटन साइड से अटैक करने आ रहा था, लेकिन एसआर रैंक पैरी एक्टिवेट हो जाती है और वो अटैक को डिफ्लेक्ट करने में मैनेज कर लेता है। इसके साथ क्रीचर थोड़ा फ्रीज हो जाता है और वो उस पर एक क्लीन स्लैश करता है। मैन वो कौन था जिसने कहा था कि आप स्वॉर्ड से स्केलेटन को काट नहीं सकते? हाँ, वो इडियट कौन था जिसने 3 मिनट पहले ये कहा था? ये स्पष्ट रूप से एसआर रैंक स्वॉर्ड मास्टरी की वजह से था। रूकी को अब समझ आया कि वो स्किल्स फैंटम की वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि इड्रेजल में बहुत सारी डिफरेंट प्लेसेस हैं। लेकिन अपनी टैलेंट से वो लॉसेस और रेस्ट्रिक्शंस को इग्नोर कर रहा था। लिगॉन फिर कहता है कि उसे हमेशा से पता था कि किड लकी है। इसमें कोई वंडर नहीं कि उसने क्यूआर आइटम निकाला। जब रूकी ने पीछे देखा तो उसने अपना पहला एसआर बॉक्स देखा। तुरंत वो मुस्कुराया और बॉक्स लेने गया। कहता है यहाँ कुछ राइट नहीं है। लेकिन उसकी लाइफ में एक मिरेकल हो रहा था। 3 स्केलेटन उस पर अटैक करने आते हैं, लेकिन हाथ में एक बॉक्स लिए हुए वो घूमता है और उन सबको एक साथ स्लैश करता है, पहले ही वॉर्न करते हुए। अगर वे उसे इतनी लक देने वाले हैं तो वो इसे पूरी तरह से यूज करेगा। जिस वर्ल्ड में वो है उसे फैंटम कहा जाता है, एक गेम जो लैशिया कंपनी के द्वारा बनाई गई एक आर्ट ऑफ वर्क है। इसके अलावा लैबिरिंथ के सारे गेम्स में से ये सबसे पॉपुलर है और वो जिससे हर कोई गुजरता है। रूकी वहीं था, मैन स्केलेटन को नॉन स्टॉप फार्म कर रहा था। आखिरकार वो लकी वंस में से एक था जो इसका पार्ट भी था। किड स्केलेटन को स्टैक अप कर रहा था, लेकिन जो उसे एक्सपीरियंस मिला वो तुरंत और बॉक्स निकालने के लिए पॉइंट्स में बदल गया। उसके लिए चीजें पूरी तरह से डिफरेंट थी और उसका कोई लेवल भी नहीं है। साथ ही जो मैथ उसने की, उसे अपनी लक सिंगल टाइम ट्राई करने के लिए 15 स्केलेटन को मारना होगा। अब उसके लिए टाइम था ये देखने का कि उसे मिलेट एसएसआर आइटम का क्या करना है। उसके लिए ये कुछ एब्सर्ड था, इसका एग्जिस्ट करना भी सेंस नहीं बनाता था। लेकिन लिगॉन कहता है कि अगर वो उसके सामने है तो वो एग्जिस्ट करता है। इसमें कोई वंडर नहीं कि ये एसएसआर है। मैन ऐसी चीजें हमेशा अच्छी होती हैं, लेकिन हमारा बॉय उसे दूर रख देता है। कहता है कि फिलहाल के लिए वे उसे सील्ड ही रहने देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वह उस पर्सन या वास्तव में उनके पूरे गिल्ड से डील करने के लिए परफेक्ट होगा। अभी के लिए वह उस पावर को परफेक्ट मोमेंट के लिए हाइड करेगा। स्किल्स को लेवल अप करने के लिए रोलेट पॉइंट्स की जरूरत थी। कम से कम उसके लिए चीजें बहुत सिंपल थी। उसे बस इतना ही चाहिए था कि गेम मॉन्स्टर्स भेजता रहे और वो उन्हें मारता रहे। उसे यह अच्छा लगता था जब वह उसे जिस ग्राइंडिंग करती रहना था। कुछ टाइम बाद फॉरेस्ट में एक एक्सप्लोजन होता है और एक और स्केलेटन ग्राउंड पर गिर जाता है। अपने पीछे उसके सामने एक क्रिस्टल छोड़ देता है। रूकी उस क्रिस्टल का क्या करेगा? क्या आप जानना चाहेंगे कि ये क्या है? ये गेम में उसका पहले से ही तीसरा दिन था और जाहिर है कि वो सारे डेली क्वेस्ट्स कर रहा था और पूरे दिन फार्मिंग कर रहा था। वो फाइनली 1500 पॉइंट्स इकट्ठा करने में मैनेज हो गया, जो 10 पुल्स करने के लिए इनफ था। यार, मुझे लगता है कि ये गेंशिन इम्पैक्ट से बेहतर है ना? 3 दिन फार्म करो और 10 पुल मिल गए, बिल्कुल भी बैड नहीं। लिगॉन वहां सेलिब्रेट कर रहा है, कह रहा है कि वो ये देखकर एक्साइटेड है कि किड इस बार क्या निकालेगा। लेकिन रूकी 1400 पॉइंट्स दोनों स्किल्स को लेवल अप करने में स्पेंड कर देता है। रोबोट गुस्सा हो जाता है, कहता है कि इस हरामी को अपनी लक ट्राई करनी चाहिए, ये कहीं ज्यादा फन है। हमारा बॉय सिस्टम में प्रोबेबिलिटीज जानना चाहता है और सिस्टम एक्सप्लेन करता है। एंड रैंक के लिए 70% चांस, आर के लिए 27%, टीएसआर के लिए 2.7% और एसएसआर के लिए 0.3%। फिर वो जानना चाहता है कि उसका इन्वेंट्री कचरे से भरा क्यों है। रोबोट उससे रोना बंद करने के लिए कहता है,
उसने पहले ही कई अच्छे स्किल्स निकाले हैं, लेकिन रुकी जवाब देता है कि वो केवल डेली मिशन रिवॉर्ड्स के साथ बॉक्स खोलेगा। बाकी के जो पॉइंट्स उसे मिलते हैं वो चीज़ों को अपग्रेड करने में खर्च करेगा। रोबोट कहता है कि उसे समझ आ गया, लेकिन फिर पूछता है तो तुम कब तक यहाँ ट्यूटोरियल फॉरेस्ट में रहने का प्लान बना रहे हो? लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट कॉशियस है यार, उसे वेपन्स चाहिए और अपने स्किल्स को लेवल अप करना है, तभी वो उस प्लेस को छोड़ेगा। वो ऐसा पर्सन है जो इस वर्ल्ड को किसी और से बेहतर जानता है और उसे अपने पास्ट के नॉलेज का पूरा यूज करना है। स्टार्टिंग फॉरेस्ट कोई एक्सेप्शन नहीं था और वो इसका पूरा एडवांटेज उठाना मेक श्योर करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां से एक बार निकलने के बाद आप वापस नहीं आ सकते, तो वर्ल्ड में रिस्क लेने से पहले उसे इसका सबसे ज्यादा यूज करने की जरूरत थी। फिर वो लिगॉन को बताता है कि उसे सिस्टम की लिमिट्स क्या हैं और वो वास्तव में क्या कर सकता है। भले ही उसके पास कोई स्टैट्स ना हो, इसे समझने के लिए उसे बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अपेरेंटली 7 दिन पहले ही पास हो चुके हैं और जाहिर है लेवल अप होना धीरे धीरे और स्लो होता जा रहा था। कम से कम दोनों एसआर रैंक स्किल्स पहले ही लेवल 3 पर थे। अनफॉर्चुनेटली उसे और लेवल अप करने का कोई ऑप्शन नहीं था, जो दिखाता है कि ये ट्यूटोरियल की लिमिट है। लेकिन फिर लिगॉन उसके फेस पर एक छोटी सी थपकी देता है, कहता है कि 7 डे लॉगिन रिवॉर्ड क्लेम करने का टाइम आ गया है। भले ही ये एक गारंटीड एसआर था, फिर भी चांस था कि ये एक यूजलेस एसआर हो सकता था। लेकिन यार ये सब कुछ या कुछ नहीं है, और वो बॉक्स को ओपन होने का कमांड देता है। गोल्डन पैकेज ग्राउंड पर गिरता है, चमकता है और फिर वो कंफ्यूज लगता है, पूछता है कि क्या ऐसी कोई चीज इस वर्ल्ड में वास्तव में एग्जिस्ट कर सकती है। उसे एक एसआर रैंक स्वॉर्ड मिलेगी, लेकिन साथ ही ये एक स्वॉर्ड भी है, इसमें एक रिवॉल्वर भी बिल्ट इन है। वो एफिशिएंट है, लेकिन वो जानता है कि फैंटम वर्ल्ड की स्टोरी को देखते हुए ऐसे वेपन्स एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, जिसका मतलब है कि अगर कोई ऐसी कोई चीज दिखता है तो वर्ल्ड पागल हो जाएगी। वो एक ट्रीटर एक छोटा सा लाइट कट करके इसे टेस्ट करता है, जो तुरंत बटर की तरह कट जाता है, ये मानते हुए भी कि उसके पास स्वॉर्ड मास्टरी है। उस चीज की पावर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी थी। तभी उसे याद आता है कि जब उसने गेम में एंटर किया था तो वो रियल लाइफ में बेसिकली मर रहा था, और सोचता है कि अगर वो यहां मर जाता है तो क्या होगा। लिगॉन एक्सप्लेन करता है कि अगर वो मर जाता है तो उसे एक बैकअप मिलेगा और उसे रिजरेक्ट किया जाएगा, लेकिन वो इससे गुजरना नहीं चाहेगा क्योंकि बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत दर्द होगा। हालांकि रुकी जवाब देता है कि उसे पेन की केयर नहीं है और उसे टिकट यूज करने के लिए कहता है। उसे अपनी कॉम्बैट पावर और भी इंक्रीज करनी थी, भले ही थोड़ा सा ही क्यों ना हो। कुछ टाइम बाद वो पहले से ही आर रैंक सेट के साथ री इक्विप्ड है, लेकिन हे, कम से कम ये कुछ नहीं से तो बेहतर है। फिर वो लिगॉन को रेडी होने और सब कुछ रिकॉर्ड करना स्टार्ट करने के लिए कहता है। इस सेकंड से उसके गेम प्ले की एक भी मोन मिस नहीं होनी चाहिए। रोबोट पूछता है कि फाइल नेम क्या होना चाहिए और वो कहता है कि इसे द डिस्क दैट बैक्ड अवे बट एस्केप फ्रॉम द एबिस कहो। रोबोट कहता है ओके, लेकिन जानना चाहता है कि वो अचानक ऐसी कोई चीज रिकॉर्ड क्यों करना चाहता है। हमारा बॉय एक्सप्लेन करता है कि रोजर कंपनी के मोस्ट ऑफ द गेम्स डेवलपमेंट में थोड़े रश किए गए थे और ये वाला जो सबसे वेल मेड में से एक है उससे ज्यादा डिफरेंट नहीं था। अभी भी कुछ बग्स हैं, जैसे उदाहरण के लिए ठीक उसके सामने ये बॉस नाइट है जिसे गेम में बहुत बाद में अपीयर होना चाहिए था। रुकी इस बॉस नाइट से कैसे निपटेगा। सिस्टम अनाउंस करता है कि ये ब्लैक नाइट ऑफ केओस है, एक क्रीचर जिसे गॉड ऑफ डार्कनेस का आशीर्वाद प्राप्त है, और इसके साथ ही उसे एलिमिनेट करने के लिए एक अचानक मिशन सामने आता है। उसे 10 टिकट्स और एक गारंटेड एसआर टिकट मिलेगा। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहले से ही क्रीचर को मारने का प्लान कर रहा था, ऊपर से एक बोनस मिलना परफेक्ट था। बॉस अपनी स्वॉर्ड उठाता है, बॉय को सही प्रूव करने के लिए कहता है और जोर से स्लैश करता है। हालांकि रुकी उस ओवरपावर्ड स्वॉर्ड और लेवल 3 पैरी स्किल के साथ मॉन्स्टर के अटैक को पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट करने में मैनेज कर जाता है, जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि उसके पास लेवल्स में ही है, वो लिमिटेड है कि उसके स्किल्स क्या कर सकते हैं। इसके साथ वो नाइट को रेडी होने के लिए कहता है और चेस्ट पर एक सॉलिड ब्लो करता है, लेकिन स्ट्राइक कुछ भी करती हुई नहीं दिखती। लिगॉन उसे उसकी ब्रेवरी के लिए कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि उसके अटैक्स वर्क कर रहे हैं। जाहिर है रुकी कंफ्यूज्ड है, खासकर इसलिए क्योंकि उसने कोई डैमेज नहीं दिया। तभी लिगॉन उसे याद दिलाता है कि वो एक ज्यादा रियलिस्टिक वर्ल्ड में है। फिर प्रोटैगनिस्ट समझता है कि वो कैरेक्टर की तरह लड़ रहा था जो आर्मर पर हिट करके एचपी कम करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो अब रूल से बाउंड नहीं था और इस केस में उसे और रियलिस्टिकली लड़ने की जरूरत थी। इसके साथ वो एक रियल वीक पॉइंट की तलाश में बॉस पर खुद को फेंक देता है। नाइट उसके ब्लो को ब्लॉक करने की ट्राई करता है, लेकिन रुकी स्वॉर्ड से डिफेंड करने में मैनेज कर जाता है और करीब आ जाता है। वो स्वॉर्ड को आर्म में डीप स्टैब करता है और आर्म के बीच में एक शॉट फायर करता है। द ठून ग्राउंड पर गिर जाती है और नाइट एगनी में गराहता है। रुकी फाइनली समझना स्टार्ट कर रहा है कि लिगॉन उसके एचपी ना होने के बावजूद गेम के रूल्स को ब्रेक करने में एबल होने के बारे में क्या कहता रहता है। उसे क्रीचर्स की लाइफ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जो मैटर करता था वो एक रियलिस्टिक वे में लड़ना था। उसके हेड में उस सारी हेस के बीच में यार अचानक मॉन्स्टर उसके शोल्डर पर हिट करता है। प्रॉब्लम यह है कि रुकी जानता है कि ब्लैक नाइट का कोई लॉन्ग रेंज अटैक पैटर्न नहीं होना चाहिए। फिर वो देखता है कि जो अजीब एनर्जी उसे हिट करती है वो नाइट के आर्म से भी आ रही है, और नाइट कहता है कि जो भी कोई लॉर्ड को थ्रेटन करता है वो एबिस को एक्सपीरियंस करने के डिजर्व करता है। रुकी डॉज करने में मैनेज कर जाता है, लेकिन वो पहले ही सोचने लगा है कि शायद उसने इस क्रीचर को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। शायद गेम के एंड में अपीयर होने वाला बॉस इस ट्यूटोरियल वाले से डिफरेंट है। आखिरकार जब आप स्टार्टिंग विलेज में मर जाते हैं तो आपको फर्स्ट एरिया में भेज दिया जाता है, जिसका मतलब है कि किसी ने भी इस गाय से 2 बार फाइट
फाइट नहीं की है। वो बहुत सारे अटैक्स के डिफेंडिंग के बीच में है, लेकिन ऑफकोर्स बहुत सारे अटैक्स उसे भी लग रहे हैं। एक अटैक सीधे उसके स्टमक में लैंड होता है। सीन फिर हमारे बॉय की ओर कट होता है, जो अपने हाथ को एक टेबल पर स्लैम कर रहा है, कह रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा है। स्ट्रैटेजी फिर से रॉन्ग हो गई थी और उसे कोई आइडिया नहीं है कि प्रॉब्लम क्या थी। उन दिनों में वो गिल्ड लिंडजे का पार्ट था और वो एक एनालिस्ट था, वो गाय जो डेटा रिसीव करता था। लेकिन वो कहता है कि जिस एरिया में वो स्ट्रैटेजी पर वर्कआउट करने की ट्राई कर रहा था, उसे पहले ही लिनफुल ने जीत लिया था। रुकी इंसिस्ट करता है कि इस बार सीटिंग ज्यादा एफिशिएंट है, इसके अलावा वे दूसरे गिल्ड से थोड़ा आगे रहेंगे। लेकिन वो गाय बस पेपर्स दूर फेंक देता है और कहता है कि वो प्लेयर भी नहीं है या एक अमेजिंग रैंक वाला पर्सन नहीं है, तो वो गिल्ड लिंडजे के लिए इस प्लेस में डिसीजंस लेने की ट्राई क्यों कर रही है। वे रिप्लेस नहीं करते हैं, वहां के सबसे बेस्ट वन लिनफुल द्वारा लिया गया डिसीजन था, तो वो इस पर क्वेश्चन क्यों कर रहा है। रुकी रूम में वापस है और फिर से टेबल स्लाम कर रहा है, कह रहा है कि वे इडियट्स उस नोवेयर प्लेथिंग को सिर्फ इसलिए कंटिन्यू रखते हैं ताकि लिनफुल रैंक्स रख सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे शांत होना पड़ा और अपनी मॉम की सर्जरी कॉस्ट पर फोकस करना पड़ा, वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अचानक कोई रुकी का नाम पुकारता है और वो जंप करता है। वो पर्सन अपोलोजाइज करता है, कहता है कि उन्होंने सोचा शायद उसे कुछ कॉफी चाहिए होगी। ये और रिसर्चर सिंथिया है, जो पहले ही कहती है कि अपेरेंटली वो जिन गाइड्स पर वर्क कर रहा था वे फिर से रिजेक्ट हो गए हैं। वो एग्जॉस्टेड दिखता है और वो पास आती है, पूछती है कि क्या उसे थोड़ी हेल्प चाहिए। वो हेल्प जिसकी हमें होप है वैसी नहीं, लेकिन वो कहता है कि उसे गाइड फिनिश करने के लिए कुछ क्लासिफाइड इन्फो में हेल्प चाहिए। वो कहती है ओके और मुस्कुराती है, कहती है कि चूंकि वो चाहते हैं तो वो अपना बेस्ट देगी। कुछ टाइम बाद रुकी हॉस्पिटल में वापस है। अपनी मॉम से कह रहा है कि वो चिंता ना करें, उसने पहले ही सर्जरी शेड्यूल कर दी है। वो कॉस्ट के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है कि सब ठीक है, गिल्ड ने फाइनली इसे अप्रूव कर दिया है। उसकी मॉम बहुत खुश होती है और उसे गले लगाती है, कहती है कि उसे उस पर गर्व है कि वो कितनी मेहनत करता है। वो जवाब देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और कहता है कि मेहनत वास्तव में उसे लक ला रही थी। लेकिन अगले सीन में उसे सीक्रेट्स लीक करने के लिए गिल्ड लिंडसे से निकाल दिया जाता है। वो कुछ कहने की ट्राई करता है, लेकिन वो गाय बस उसे डिफेंड ना करने के लिए कहता है। उनके पास पहले ही इनफ एविडेंस है। भले ही वो डिस्क्रीट रहा हो, उन्हें पहले ही लिनफुल और सिंथिया से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। ओह वो हरामी, देखो लिनफुल की आर्म्स में वो श्रापित औरत भी। यार उसने मुझे उस छोटी सी स्माइल से ट्रिक किया। अब मैं पहले से ही चाहता हूं कि वो एक एसएसआर गन निकाले और उस कमबख्त औरत के हेड में शॉट मारे। और वो कमबख्त लिनफुल अभी भी वहां कह रहा है कि वो इडियट रुकी होगा, वो जो उन रिडिकुलस गाइड्स को भेजता रहा। उस स्टूपिड लुक के साथ किड को देखकर वो वास्तव में भड़क गया। फिर वो सिंथिया की ओर मुड़ता है और कहता है कि उसे उस कचरे के पीस के पास रहने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन आज वे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जा रहे थे। इसके साथ वो ये कहते हुए चला जाता है, रुकी को पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आया है। एनालिस्ट होने का कोई पॉइंट नहीं है अगर तुम प्रॉपरली एनालाइज भी नहीं कर सकते। अकेले एक गाइड बनाने की ट्राई करना ताकि दूसरे तुम्हें सरपास कर सकें। ट्रूथ ये है कि वो नहीं जानता कि वो कहाँ बिलोंग करता है। फिर वो डोर से बाहर निकलता है, कहता है ये एक शेम है, लेकिन उसकी जो इनसिग्निफिकेंट लाइफ थी वो एंड हो गई है। उस मोमेंट पे हमारे बॉय ने उस शहर में जो थोड़ी सी डिग्निटी बची थी वो भी खो दी और अननोन रैंक पे गिर गया यार। उस पॉइंट पे उसके पास जो भी पैसा, स्टेटस, ऑनर और फैमिली थी वो सब छीन लिया गया। उसने अपना नाम तक खो दिया। ये कैपिटलिज्म अपने बेस्ट पर है। ब्रो, तुम अपना पैसा खो देते हो, तुम्हारा नाम तक नहीं बचता। लेकिन अब रुकी डंजन में वापस है। ब्लैक नाइट के अटैक को होल्ड ऑफ कर रहा है, जो इंप्रेस्ड है कि इतना हिट लेने के बाद भी वो अभी भी खड़ा है। हमारा बॉय रेजिस्ट करता रहता है और फिर मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड उठाता है, कहता है कि एंड में उसके पास इससे बाहर निकलने का कोई वे नहीं है। अटैक पूरी फोर्स के साथ रुकी पर आता है, जो सोचता है कि क्या ये वास्तव में फिर से एंड होने वाला है। ये अपॉर्चुनिटी उसकी पिछली लाइफ से कितनी डिफरेंट होगी। अपनी मदर और सिंथिया के बारे में सोचते हुए वो कसम खाता है कि वो उसे हर चीज के लिए पे करवाएगा। फिर वो नाइट के स्टमक अटैक को पहरी करता है, स्वॉर्ड बाहर निकालता है और आगे लीप करता है। वो नाइट का हेड पकड़ता है, स्वॉर्ड को हेलमेट में ड्राइव करता है और उन दो कचरे के पीस को याद करता है। मॉन्स्टर ग्राउंड पर गिर जाता है और वो कसम खाता है कि वो उन दोनों में से किसी को माफ नहीं करेगा। इसके साथ क्रीचर एक्सप्लोड हो जाता है यार। एक लो लेवल पर एक ब्लैक मॉन्स्टर को मारने के लिए उसे 15,000 एक्सपीरियंस मिलता है। उसके ऊपर इमरजेंसी क्वेस्ट 10 टिकट और एक गारंटीड एसआर टिकट देता है। टूटते समय नाइट उसे ओब्लिवियन को सरपास करने और आगे जाने के लिए कहता है। रुकी बस जवाब देता है कि कहने की जरूरत नहीं है, वो आगे बढ़ता रहेगा। लिगन ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और अब ब्लॉन्ड गाय देख रहा है, जानना चाहता है कि वीडियो कब अपलोड हुआ था। दूसरा पर्सन जवाब देता है कि ये बस कुछ घंटों पहले हुआ था और पूछता है कि क्या वे उनसे रीच आउट करें, लेकिन वो गाय जवाब देता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है, उसे फेस याद है, वो बस कार को रेडी चाहता है और ये भी जानना चाहता है कि लिनफुल कहाँ है। ये गाय वैसे गिल्ड लिंडसे का रियल लीडर गैब्रियल डेरियस है।
अपेरेंटली लिनफुल सिर्फ फाइट्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था। हमारे बॉय द्वारा आईजी ट्यूब पर पोस्ट किया गया वीडियो ऑफकोर्स सोशल मीडिया पे हलचल मचा रहा था। कोई बिलीव नहीं कर सकता कि किसी ने ग्लिच्ड ट्यूटोरियल बॉस के साथ 1-on-1 किया था। जो सेंस में ही बना रहा था वो ये था कि अगर ये फैंटम में था तो उसके पास गन लगी हुई स्वॉट कैसे हो सकती है। उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट स्किल्स बहुत स्ट्रेंज लग रहे थे। इस सब से लोग ये सोच रहे थे कि क्या वीडियो फेक था या किड एक ऐसे बग का अब्यूज कर रहा था जिसे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। यार चीज पहले ही बिग स्क्रीन पर ऑलमोस्ट एक ब्लॉकबस्टर की तरह चल रही है और कोई बिलीव नहीं कर सकता कि वो कितनी तेजी से रिएक्ट कर रहा था। गिल्ड लिंसे की एक और एनालिस्ट लगुना जानना चाहती है कि ये रियू 77 कौन है। वो खुद को एक प्रो लेवल एनालिस्ट मानती है, लेकिन वो भी नहीं समझ पा रही है कि उसने उस बॉस को कैसे हराया। वो टीम को बताती है कि ये निश्चित रूप से किसी तरह का बग लगता है जिसके बारे में उन्हें पहले से जानना चाहिए। लेकिन चश्मे वाला गाय कहता है कि फेस वही है जिसके बारे में वो सोच रहा है, लेकिन ये वास्तव में कोई सेंस नहीं बनाना चाहिए। फिर हम लिनफुल को मुड़ते हुए देखते हैं। पूछता है कि ये रुकी के बारे में क्या टॉक है। धिक्कार है, विलेन हमेशा हॉट वंस के अराउंड ही क्यों घूमते रहते हैं। और लिनफुल वहां कह रहा है कि उसे नहीं पता कि वो गाय कौन है। लेकिन सूट में आदमी जवाब देता है कि 3 साल पहले का एनालिस्ट जो कुछ काफी सॉलिड गाइड्स बनाता था, वही जिसे लिनफुल ने गिल्ड से निकालने के लिए कहा था, एक नोबडी बन गया है। लिनफुल बस जवाब देता है कि वर्ल्ड ऐसे ही स्टोरी वाले लोगों से भरा है। वो आदमी जानना चाहता है कि क्या उसने ब्लैक मॉन्स्टर वीडियो देखा, और लिनफुल कहता है हाँ उसने पहले ही देख लिया है। उसे ये किसी तरीके के बग के जैसा ज्यादा लगा क्योंकि क्लियरली ट्यूटोरियल में उस क्रीचर को मारना इम्पॉसिबल है। फिर खड़ा आदमी कहता है कि लिनफुल को समझना चाहिए कि वीडियो में वो पर्सन बिल्कुल रुकी ही है और उसे पता होना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग है। लिनफुल एंग्रीली टर्न अराउंड होता है और अपने ब्रदर को उस हरामी के बारे में बात करना स्टॉप करने के लिए कहता है। वे कब से कायर बन गए हैं जो ऐसे पर्सन की केयर करते हैं। उन्हें उस किड के बारे में सोचकर मेंटल एनर्जी वेस्ट भी नहीं करनी चाहिए। गैब्रियल बस कुछ ना कहने का डिसाइड करता है। यार एक और गाय पास आता है और पूछता है कि वे क्या करेंगे, क्योंकि वो कहता है कि ये रुकी जानबूझकर उन्हें प्रोवोक करने की ट्राई कर रहा है। अपेरेंटली ये एक ट्रैप लगता है तो उन्हें केयरफुल रहना चाहिए। फर्स्ट उन्हें ये फाइंड आउट करना होगा कि गिल्ड से निकालने के बाद वो कहाँ गया, ताकि पता चले कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। वो ये कहते हुए वॉक ऑफ कर जाता है खुद से। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन गैदर करने का टाइम है। प्रॉब्लम यह है कि ये पता करना कि उसका ब्रदर इसे कैसे हैंडल करेगा। हमारे बॉय के पास वापस लिगन कहता है कि वो ऑलरेडी 87% रिकवर हो चुका है और मूव कर सकता है। हमारा गाय ब्लड से भीगा हुआ खड़ा है, कहता है कि दर्द उसके इमेजिन करने से बहुत बुरा था, क्योंकि लिगन एक्सप्लेन करता है कि ऑफकोर्स था। कई ऑर्गन्स और मसल्स फट गए थे, कई बोन फ्रैक्चर्स तो मेंशन ही नहीं। लेकिन रुकी स्माइल करता है, कहता है कि जल्द ही उसे इसकी आदत हो जाएगी, खासकर इसलिए क्योंकि वो इसे अनगिनत बार एक्सपीरियंस करने वाला है। वो आगे बढ़ता रहता है और क्षितिज पर एक टावर देखता है। ये फाइनली ट्यूटोरियल को गुड बाय कहने का टाइम था। डिमोनिक टावर इस वर्ल्ड का मेन कंटेंट है। प्रॉब्लम यह है कि ये कुछ ऐसा है जिसे वो अभी एक्सेस नहीं कर सकता। उसे टावर के आसपास के डंजन में पहले कई स्किल्स को लेवल अप करने की जरूरत होगी। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहता है कि उसे लगता है कि उसने वीडियो शेयर करके पागलपन किया है। अब बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते हैं, वे उसे मारने की ट्राई करेंगे। लेकिन रुकी कहता है कि उसे नहीं लगता है कि ये इतना सीरियस होगा। ज्यादातर लोग बस सोचेंगे कि ये एक बग है और बग्स हर टाइम होते रहते हैं। इसके अलावा लिंडसे के टॉप पर बैठा पर्सन ज्यादा कॉशियस रहता है, तो वो एक्ट करने का तरीका फिगर आउट करने से पहले इंटेल गैदर करना चाहेगा। और एग्जैक्टली यही रीजन है कि उसे ज्यादा से ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। वो जितना फेमस होगा, लिंडसे के पास उसके अगेंस्ट एक्ट करने के लिए उतने ही कम ऑप्शंस होंगे, क्योंकि सब कुछ पब्लिक हो जाएगा। ये तो मेंशन ही नहीं करना कि अगर वो कन्वर्जन वैसे वर्क करता है जैसे रोबोट ने एक्सप्लेन किया, तो वो जब चाहे इस गेम वर्ल्ड से अपनी बॉडी को हाइड कर सकता है। ये ऐसे है लाइक जैसे कि वो एक तरह से लॉग आउट हो गया हो, लेकिन क्योंकि उसके रियल वर्ल्ड में कोई रियल बॉडी नहीं है, तो उसकी लॉग आउट स्टेट वॉइड में एग्जिस्ट करने जैसा है, या कम से कम मुझे तो यही लगता है। और छोटा रोबोट कहता है कि वो सिस्टम का यूज काफी स्मार्ट वे में कर रहा है। रुकी दूसरी तरफ बस सोच रहा है कि वो कमबख्त लिनफुल से बदला लेने का वेट नहीं कर सकता। उसे श्योर है कि एक बार वो इनफ नॉइस करना स्टार्ट कर देगा तो वो गाय कुछ ट्राई करेगा, और एग्जैक्टली तभी वो स्ट्राइक करेगा। सिस्टम फिर कहता है कि वो सारी चैटिंग से टायर हो गया है, कुछ टिकट ओपन करने का टाइम है। उसके पास 20 पुल्स, 2 गारंटीड एसआर पुल्स और 15,000 पॉइंट्स थे। स्पिनिंग स्टार्ट करने और अपनी लक ट्राई करने का टाइम है। लेकिन रुकी कहता है कि सिटी जाना प्रायोरिटी है, क्योंकि उसे एक रिवाइवल पॉइंट सेव करना है। हालांकि लिगॉन एक्सप्लेन करता है कि ये केवल उन लोगों के साथ होता है जिन्हें दूसरी वर्ल्ड से लाया जाता है। उसका बॉडी वास्तव में पहले से ही इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। उस पॉइंट पर वो कन्वर्जन सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उसी शॉप पर वापस आता है जहां वो मरा था। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो हुआ वो ऐसा है जैसे वो अब वास्तव में उस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, और जब वो कन्वर्ट करता है तो वो उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आता है, जबकि अर्थ के लोग वास्तव में अर्थ से वहां जाते हैं। एंड में हर कोई एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहा है ना? लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ आइडिया है। वो वहां थोड़ा कंफ्यूज्ड है, खुद को देखकर कह रहा है कि वो बस मरने ही वाला था, लेकिन अब उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। सिस्टम कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बस बहुत ऑसम है। इसके अलावा पहले उस प्लेस में कैमरा ब्लॉक करना बेस्ट है। लेकिन यार वो गैंगस्टर्स फिर से आ गए हैं।
पहले से ही शो अप हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हरामी किसी ऐसे पर्सन के लिए काफी हेल्दी लग रहा है जो कथित तौर पे मर गया था। इम्पॉसिबल है ना। ये गैंगस्टर्स, उन्होंने बाहर कुछ टेंट लगा दिया और बस पूरे दिन घूमते रहते हैं। अलार्म बजता है, वो बस उठता है और बाहर वॉकआउट करता है। रुकी डम नहीं है, वो विंडो ब्रेक करता है और भाग निकलता है यार। लिगॉन कहता है कि वो एक एस्केप रूट ढूंढ रहा है और हमारा गाइड डायरेक्शंस को फॉलो करता है, लेकिन वो एक डेड एंड में पहुंच जाता है। वो रोबोट को पंच करता है, कहता है कि हरामी ने उसे सीधे उसकी मौत की ओर भेज दिया अपेरेंटली। लेकिन छोटा रोबोट एक्सप्लेन करता है कि हर चीज का एक रीजन होता है। गैंगस्टर्स फिर रुकी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि वही हरामी है जो रात के इस टाइम सबको दौड़ा रहा है। अब वे जानना चाहते हैं कि किड ने कल उस मोमेंट में मशीन से क्या निकाला था जब वो कहीं से गायब हो गया था। अगर वो मरना नहीं चाहता तो उससे बस इसे हैंडओवर करना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑब्वियसली रूकी लिगॉन को इस तरह हैंडओवर नहीं करने वाला है। रोबोट उसे पास पड़ी एक लकड़ी की स्वॉर्ड पकड़ने के लिए कहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मोमेंट में वो उस वर्ल्ड से कोई भी आइटम यहां नहीं ला सकता है, इसलिए उसे जो कुछ भी पास है उसे यूज करना होगा। रूकी उसे उठाता है, कहता है ये एक जोक है, वो इसके साथ इन गाइस से कैसे लड़ेगा। लेकिन एक छोटी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। गैंगस्टर्स हंसना स्टार्ट करते हैं, पूछते हैं कि क्या किड सच में सोचता है कि वो ऐसी कोई चीज यूज करके जीतेगा। जर्सी गाय का टिग्रेन आगे चार्ज करता है, उसे अभी गिव अप करने के लिए कहता है, इससे कम दर्द होगा। लेकिन फिर धड़ाम, उसके आर्म पर हिट पड़ता है और फिर फेस पर एक स्मैक। हर कोई शॉक में पीछे हट जाता है और बॉस तुरंत सबको अंदर जाने का ऑर्डर देता है। गैंगस्टर्स के बीच में एक ऑफिस ड्यूड भी है यार। लेकिन रूकी कहता है कि यही इनसेन है। गेव के बाहर इस वर्ल्ड में भी उसके पास अभी भी अपनी एबिलिटीज तक एक्सेस है दोस्तों। उसे कोई आइडिया नहीं है कि ये क्यों पॉसिबल है, लेकिन उसे श्योर है कि ये रिडिकुलसली ओवरपावर्ड है। कुछ सेकंड पहले जब उसने उस गाय को स्मैक किया तो हर कोई कंफ्यूज्ड हो गया। उन्होंने एक अजीब चमक देखी होगी। हालांकि बॉस अपने दांत पीसता है और सबको अंदर जाने के लिए कहता है, जैसे कि वो किसी अननोन किड से हारने वाले हों। लेकिन अब हरामी को श्योर है कि किड ने कुछ सीरियसली गुड आइटम निकाला होगा ताकि वो उनसे इस तरह लड़ सके। फिर भी वे ब्लैक स्नेक का पार्ट है, वो ग्रुप जो अननोन की टेरिटरी पर डोमिनेट करता है। लेकिन उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, उसका चेहरा डार्क हो जाता है और अगले ही सेकंड में सिर्फ एक बाल ड्यूड बचता है जिसके हेड पर हिट लगता है। रूकी यहां तक पूछता है, क्या तुम छोटे ठग बस इतना ही कर सकते हो। जिस मोमेंट उसने ग्राउंड से वो लकड़ी की स्वॉर्ड उठाई वो समझ गया कि क्या हो रहा है। ज्यादातर लोग गेम में अवतार के साथ इंटरैक्ट करने के लिए अपना बॉडी भेजते हैं, लेकिन दूसरी ओर उसने अपना खुद का बॉडी गेम में भेज दिया और इसलिए उसे वहां इतना दर्द होता है। ऑब्वियसली एडवांटेज पूरी तरह से अनबैलेंस्ड है, क्योंकि उसका बॉडी गेम में जितना स्ट्रांग होता है वो रियल लाइफ में उतना ही स्ट्रांग होता है। मुझे ये भी नहीं पता कि कहां से, लेकिन बहुत सारे और ठग शो अप होते हैं यार। वे सब चार्ज करते हैं, लेकिन यार SSR वाले किसी पर्सन के खिलाफ उनका कोई चांस नहीं है। लेग या आर्म पर एक लाइट टैप और हड्डियां पहले ही टूट जाती हैं। फिर हमारा बॉय लीडर को कॉल करते हुए आगे बढ़ता है, उसे कल की हेल्प के लिए थैंक यू करता है। चैंप में हिट करने की ट्राई करते हुए एक स्टिक स्पिन कर रहा है, उसे और करीब ना आने के लिए कह रहा है। लेकिन रूकी उसे लेवल 3 पैरी से ब्लॉक करता है और वेपन को उसके हाथों से नॉकआउट कर देता है। तुरंत वो पूछता है कि क्या गाय यहीं स्टॉप करने वाला है। उसके सभी अंडरलिंग्स के पिटने के बाद वो अनस्कैथर्ड दूर नहीं जा सकता। लीडर स्टिक पकड़ने के लिए खुद को फेंकता है, उस पर चिल्लाता है कि चुप रहे, लेकिन उसके हाथ पर सीधा स्मैक पड़ता है और वो तुरंत दर्द से चिल्ला उठता है। वो गुस्से में एक छोटा पंच फेंकने की ट्राई करता है, लेकिन मुंह पर भी एक क्लब खाता है। कचरे की तरह ग्राउंड पर गिर जाता है और रूकी कहता है कि अब उसे समझ आया कि ये पावर इतनी गुड क्यों फील होती है। इस मोमेंट में उसे उतना ही गुड फील हो रहा होगा जितना उन्हें उस दिन उसे कुचलने पर हुआ था, लेकिन उसे श्योर है कि लीडर का बस्टेड अप फेस उस पर कहीं ज्यादा बेहतर सूट करता है। वो गाय माफी मांगना स्टार्ट करता है, उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन रूकी कहता है कि जो कार्ड उसने उस दिन चुराया था वो उसकी आखिरी होप थी और तब भी गाय ने उसे ले लिया, तो अब वे तब तक नहीं जाएंगे जब तक वे भी अपनी हर होप नहीं खो देते। वो गाय रोते हुए कहता है कि कोई भी अननोन ऐसा नहीं करता है और बच निकलता है, लेकिन रूकी यार क्लब उठाता है, कहता है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो हुआ उसके बारे में कोई नहीं सुनेगा। चंप फिर से भीख मांगने ही वाला होता है। हम उसकी एक आंख को स्पिन होते हुए और उसके हेड को साइडवेज ऐप होते हुए देखते हैं। धिक्कार है, मैंने सोचा था कि वो उस तरह का MC होगा जो वास्तव में मारता है, लेकिन नहीं। रोबोट बस पूछ रहे हैं कि उसने उन्हें जिंदा क्यों छोड़ा। रूकी जवाब देता है कि ये रोबोट ने जो किया उसके कारण और सस्पेशन रेस करने से बचने के लिए था। रोबोट ने जो किया वो गैंगस्टर के दिमाग में एंटर करना था और उनके विजन में मैनिपुलेट करना था, ताकि उन्हें यह भी ना पता चले कि रूकी अभी भी जिंदा है। ठीक है, मैं तुम्हें इस टाइम माफ कर देता हूं, वो कहता है, लेकिन अगली बार मुझे कुछ किलिंग देखनी चाहिए, समझे। हाँ प्रोटैगनिस्ट, मेरे लिए तुम्हें मारना होगा, मेरे पास इस विलन को माफ करने वाले बकवास के साथ मत आओ। फिर वो कहता है कि उन्हें लिगॉन के एग्जिस्टेंस को हाइड करने की जरूरत होगी। इस वर्ल्ड में कोई नहीं जान सकता कि उसके जैसा कोई आइटम एग्जिस्ट करता है। वो कोई रैंडम छोटा नाइफ पकड़ता है और रियलाइज करता है कि ऑरा एक्टिवेट हो जाता है।
जब तक वो कुछ ऐसा होल्ड कर रहा है जो एक ब्लेड या सोर्ड को रिप्रेजेंट करता है, वो अभी भी उसका यूज कर सकता है। और ईमानदारी से ये नाइफ सोर्ड के साथ घूमने की तुलना में कहीं ज्यादा कन्वीनियंट था। रूकी कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन रोबोट उसका दिमाग पढ़ लेता है और उसके मुंह खोलने से पहले ही आंसर देता है। कहता है नहीं, उसका बॉडी रियल वर्ल्ड में तेजी से एज नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका ट्रू एग्जिस्टेंस अब एग ड्रिजल के अंदर है। बाहर कुछ टाइम बाद हमारा बहुत छोटे गैंगस्टर से बात कर रहा है, कह रहा है कि ये मॉडर्न वर्ल्ड इनक्रेडिबल है, लोग बहुत तेजी से रिकवर होते हैं। अब ये सेंस बना रहा था कि उसने गाय को जिंदा क्यों छोड़ा। वो उसे टिकट हैंडओवर करने के लिए कहता है, वरना चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। गाय ऑब्वियसली कहता है कि वो पैसा बचा रहा है, लेकिन उसे और टाइम चाहिए। लेकिन वो छोटी नाइफ पहले ही उसके माथे पर दबा दी गई है। और हमारा बॉय कहता है कि चूंकि उसने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए बेहतर है कि वो तुम उससे भूले नहीं। गाय माफी मांगता है और रूकी उसे चलना स्टार्ट करने के लिए कहता है। वे अभी उसे लेने जा रहे हैं। रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में ये पोर गाय अपनी गर्दन को अजीब तरह से खुजा रहा है। ऐसा लगता है कि उसे किसी तरह का डेमोनिक वायरस या कुछ है। गैंग मेंबर्स में से एक शो अप होता है और उसे रास्ते से किक कर देता है, उसे खो जाने के लिए कहता है। वो जगह शुइनकू नाम की एक स्टोर है और गाय कहता है कि ज्यादातर ट्रांजैक्शंस वहीं से होते हैं। रूकी तुरंत रियलाइज करता है कि शायद वहीं उसका टिकट बेचा गया था। जब वो अंदर जाता है तो एक क्लॉक में एक गाय नोटिस करता है कि एक कस्टमर एंटर हुआ है। ये एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज जैसा लगा और हमारा बॉय पूछता है कि क्या वो ओनर है। मुझे नहीं पता कि ये पर्सन वास्तव में इतना बूढ़ा है, और नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि ये गाय है। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन मैं एक शॉप ओनर से मिलता हूं और उसका नाम सुजुकी है। रोबोट एक डिजिटल फॉर्म में जिसे सिर्फ रूकी देख सकता है, कहता है कि उसके सामने वाली चीज कोई पर्सन नहीं है, ये उसका डेटा को रियल टाइम में एनालाइज कर रहा है। हमारा बॉय पहले ही अजीब आवाज नोटिस कर चुका था और कहता है कि ऐसे साइबरनेटिक रोबोट्स को पहले ही बैन कर देना चाहिए था। सुजुकी कहता है कि यह इंप्रेसिव है कि उसने इतनी आसानी से नोटिस कर लिया, लेकिन ब्लैक मार्केट में वर्क करने वाले किसी पर्सन से लॉस के बारे में बात करना रिडिकुलस है। फिर हमारा बॉय जानना चाहता है कि अकाउंट क्रिएशन टिकट का क्या हुआ। सुजुकी पिटे हुए गैंगस्टर पर नजर डालता है और ऑलरेडी आइडिया लगा लेता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो आइटम वहां सबसे पॉपुलर में से एक है, इसलिए आते ही बिक गया। वो पूछता है कि क्या बस इतना ही है, और रूकी कहता है नहीं। वो एक बैग निकालता है और कहता है कि वो कुछ ट्रेड करने आया है, क्योंकि यही वो जगह है जिसमें स्पेशलाइज्ड है। सुजुकी इसे चेकआउट करने जाता है, कहता है कि वो ये देखने के लिए क्यूरियस है कि किड क्या लाया है, और वो सरप्राइज लगता है ना। मुझे लगता है ये वही ऑब्स हैं जिनकी वो पहले डंजन में फार्मिंग कर रहा था। वो पूछता है ये माना ऑब्स हैं, और पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि हर एक कितना वैल्यूएबल है। लेकिन रूकी जवाब देता है कि जाहिर है कि उसे सिर्फ इसलिए कम आंका जा रहा है क्योंकि वो एक अननोन है। ऑब्वियसली वो इतनी बेसिक चीज जानता है। कम से कम हमारे बॉय को प्राइसेस तो समझ में आने चाहिए। वो एक गिल्ड में स्ट्रेटेजिस्ट हुआ करता था, वो डम नहीं है, आई होप। खैर, डंजन में 2 टाइप्स के आइटम्स होते हैं, नॉर्मल वंस जैसे स्वर्ड्स और शील्ड्स और वो सब, और कुछ स्पेशल्स कहलाते हैं। स्पेशल्स एग्जाम्पल के लिए पोशंस, माना ऑब्स, इस तरह की चीजें हैं। ग्रेड जितना हाई होता है वो उतना ही प्योर होता है और आपको उससे उतनी ही ज्यादा पावर मिल सकती है। लेकिन सुजुकी जवाब देता है कि ऐसी चीज को ब्लैक मार्केट में सेल करने का कोई सेंस नहीं बनता अगर प्राइस पहले से ही रेगुलर मार्केट द्वारा सेट है। वो यहां ऐसा करने की ट्राई क्यों कर रहा है? रूकी बस उसे इन्वॉल्व ना होने के लिए और आगे बढ़कर सेल करने के लिए कहता है। नेगोशिएट करने के लिए वो वहां आया था। हालांकि सुजुकी को यह स्ट्रेंज लगता है, एक अननोन जिसके पास गेम तक एक्सेस नहीं है, उसके पास माना स्टोन सेल करने के लिए नहीं होने चाहिए। फिर वो पहली लोगा को कहता है कि वो छोटा थग वहां से गायब हो जाए। गाय कंफ्यूज्ड है, सोच रहा है कि क्या रूकी उसे ऑथराइज करता है, जो बस उसे चले जाने के लिए कहता है। इसके साथ दरवाजा गरीब गाय पर एक्सप्लोड हो जाता है। सेलर फिर कहता है कि हाँ, एक अननोन के लिए माना स्टोन सेल करना वास्तव में स्ट्रेंज है जब तक कि उसने उन्हें चुराया ना हो। लेकिन वो किसी ऐसे पर्सन को भी जानता है जो लॉजिक को डिफाई कर रहा है। रूकी पूछने ही वाला है कि वो क्या है, और गाय कहता है कि वो सच में सरप्राइज्ड है। उस वीडियो का स्टार अभी अभी उसकी शॉप में आया है। इसके साथ वो अपनी आर्म्स खोलता है। रियू 777 2017 का वेलकम करता है। अगर वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहता था तो उसे बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था, खासकर उस तरह का माना स्टोन कैरी करते हुए। ये एक ऐसा आइटम है जो स्पेशली ब्लैक कियोस नाइट से ड्रॉप हुआ था, और आप इसे ऐप पर देख सकते हैं। ये सब कहने के बाद वो जानना चाहता है कि रियो 777 उसकी शॉप में क्या कर रहा है। या ये मॉडर्न वर्ल्ड क्रेजी है यार। तुम एक वीडियो के 10 सेकंड पोस्ट करते हो और हर कोई पहले से ही जानता है कि तुम कौन हो। रूकी बस मान लेता है कि ये वो है और कहता है कि उन्हें बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। सुजुकी कहता है ठीक है, और जानना चाहता है कि वो क्या ढूंढ रहा है। हमारा बॉय अपने सिर की ओर पॉइंट करता है और कहता है कि वो एक मॉड ढूंढ रहा है। सेलर कहता है कि वो पागल हो रहा होगा, उसे पता भी नहीं है कि वो क्या है। लेकिन रूकी जवाब देता है कि वो जानता है कि वो ये ऐप्स हैं जो लैब्रिंथ के अंदर कुछ चीजों को आर्टिफिशियली अल्टर करते हैं। उसके जैसा अननोन भी इसके बारे में जानता है। सेलर फिर कहता है कि अपैरेंटली वो कुछ नहीं जानता है। ज्यादातर मॉड्स लिमिटेशंस या क्रिटिकल फेलियर्स के कारण कैंसिल कर दिए गए थे। हालांकि रूकी अनइंटरेस्टेड होकर बस कहता है कि एक ब्लैक मार्केट वेंडर ही एक अकेला होगा जिसके पास अभी भी कुछ स्टोर किए हुए होंगे। वो वे मॉड्स चाहता है जो गेम की डिफिकल्टी को रिड्यूस करते हैं और उसे साइड इफेक्ट्स की केयर नहीं है। सुजुकी पूछता है कि क्या उसने स्टोर के बाहर उस गाय को अपनी गर्दन खुजाते हुए नहीं देखा। वो गाय उन अनलकी वंस में से एक है जिसने एक मॉड यूज करने की ट्राई की और बर्बाद हो गया। यार,
ये क्या बकवास है, मेरे टाइम में तुम एक छोटा सा हैक यूज करने की ट्राई करते थे और तुम्हें बैन कर दिया जाता था। ठीक है, बस यही है। गरीब गाय का दिमाग फ्राई हो गया था और सुजुकी कहता है कि ये सिर्फ एक सिंपल पेन रिडक्शन मॉड था और इसने ये सब कॉज कर दिया। ऑब्वियसली आप जितने ज्यादा चेंजेस करने की ट्राई करते हैं, साइड इफेक्ट्स उतने ही बदतर हो सकते हैं। उस गाय ने दर्द की अमाउंट को कम करने की ट्राई की जो वो फील करता था, और अब उसकी बाकी की सेंसेस एक्सट्रीमली हाइटेंड है। बेसिकली वो बर्बाद हो गया और मॉड हटाने के बाद भी वो रिकवर नहीं कर सका। पागलपन से लेकर इंस्टेंट डेथ तक, यहाँ तक कि स्पॉन्टेनियस कंबेशन तक हर तरह की चीज़ें हो सकती हैं और इसलिए मॉड्स इलीगल हैं। लेकिन रुकी कहता है कि वो बस कोई रेगुलर प्लेयर नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि उसने केओस नाइट को हराया। लोग उसे पहले से ही एक चीटर कह रहे हैं, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि वो कैसे प्ले करता है। उसे कॉस्ट या रिस्क की केयर नहीं है। अगर इस जगह पर कोई मॉड्स पड़े हैं तो वो उसे चाहता है। सुजुकी पूछता है कि क्या उसे वे चाहिए जिन्हें एक्सट्रीमली डेंजरस होने के कारण डिस्कार्ड कर दिया गया था। रुकी बस यस कहता है, वो एक लुक लेना चाहता है। किड अपनी फिंगर स्नैप करता है और कहता है ठीक है, फिर वो उन वंस पर एक लुक ले सकता है जिन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अगर उसमें वास्तव में ऐसी चीज यूज करने की हिम्मत है तो वो टेस्टिंग स्टार्ट कर सकता है। बॉक्स में सीडीज हैं यार, वर्जन 1 से 25 तक। मैं अपनी लाइफ में कभी भी सीडी से अपने सिर में कुछ भी इंस्टॉल नहीं करूंगा, क्या तुम पागल हो? लेकिन रुकी वहां सोच रहा है कि वो जानता है कि ये स्टफ रिस्की है, जैसे उसके पास उसके रीजंस हैं। वो पहला मॉड वहीं पर ट्रिपल पावर अटैक था और लिगॉन पहले ही कहता है कि वो एक टोटल फेलियर होगा। वास्तव में ये सिर्फ एग्जैजरेटेड नंबर्स हैं और इसका कोई इफेक्ट भी नहीं है। थियरी में अगला डिवाइस 1 सेकंड फ्यूचर में देखने की पावर देता था। एक बार फिर लिगॉन कहता है कि ये ट्रैश है, ये बस उसकी विजन को ब्लरी कर देगा। दूसरा मॉड उसके कैरेक्टर को अमेजिंग दिखाता था और लिगॉन कहता है कि ये किसी तरह की इल्यूजन से पॉसिबल है, लेकिन ये यूजलेस है। दूसरा मॉड सभी स्किल डैमेज को 20% बढ़ा देगा, लेकिन ये उसके दिमाग को डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही ये दर्द को 3000 गुना बढ़ा देगा जो फील करता है, जो स्पष्ट है एक गुड आइडिया नहीं था। रुकी को पहले ही रियलाइज हो गया था कि ये सब बस ट्रैश था जब तक कि उसने प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेटर नहीं देखा। लिगॉन इसे एनालाइज करता है और कहता है कि जिसने इसे बनाया वो वास्तव में एक जीनियस था। ये बहुत इफेक्टिव नहीं था, लेकिन इसने उसकी लक को 0.3 और 0.5% के बीच में बढ़ा दिया। और ये देखते हुए कि इसे हमारे बॉय में कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो उसके लिए शायद इसका रिजल्ट 0.5 से 1% के आसपास होगा। रुकी जानता था कि 1% ज़्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन जब लक की बात आती है यार, ये बहुत कुछ है। फिर वो सुजुकी की ओर टर्न करता और कहता है कि वो 3 मॉड्स लेगा जिसमें वो भी शामिल है। सेलर जवाब देता है कि अपेरेंटली वो सिर्फ बात करने वाला नहीं है और वास्तव में उस कचरे के ढेर से कुछ डिसेंट वंस पिक आउट कर लिए हैं। ऑब्वियसली प्रोटैगनिस्ट को ये पेक्यूलियर लगता है। इस हरामी ने शुरुआत में उसे कचरा की ऑफर किया। शॉपकीपर अपोलोजाइज करता है और कहता है कि वो किड के साथ मेस करने की ट्राई नहीं कर रहा था, बस इतना है कि एक और क्लाइंट ने उसे उन मॉड्स पर एक लुक लेने के लिए कहा था और उसने पहले ही उनमें से कुछ देख लिए थे। फिर रुकी जानना चाहता है कि क्या वो रिक्वेस्ट उस पर्सन से आई थी जिसने उन मॉड्स को क्रिएट किया था, जिस पर सुजुकी जवाब देता है कि जल्द ही उन्हें पता चल जाएगा। इसके अलावा वो उसे एक स्पेशल डिस्काउंट देगा क्योंकि वरना वो चीज़ें कभी लाइट ऑफ द डे नहीं देखती। फिर कुछ मैसेज अपीयर होते हैं, पूछते हैं कि क्या वो एप्लीकेशंस इंस्टॉल करना चाहते हैं, लेकिन वो वॉर्न करते हैं कि एक बार वो यस क्लिक कर देगा तो ये इरिवर्सिबल है। अपने दिमाग में वो पहले ही इंस्टॉल करने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन फिर सुजुकी कहता है कि वो एक आखिरी बात पूछना चाहता है, अगर ये मॉड्स वर्क करते हैं तो वो अपनी पावर से क्या करना चाहता है। सीन कोई आंसर नहीं देता यार। हम एक ट्री देखते हैं और कुछ टाइम बाद सुजुकी ग्राउंड पर एक मांगल की तरह हंस रहा है। हमारे बॉय ने ऊपर पॉइंट किया और मुझे बताया कि वो आसमान तक पहुंचना चाहता है। वो ब्रॉन्ज या चांदी नहीं बनना चाहता, यहां तक कि सोना या प्लैटिनम भी नहीं। वो रास्ते में सबको नीचे गिराना चाहता है और उस वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचना चाहता है। वो पागल सेलर, जिसे साफ तौर पर किसी तरह का मेंटल इश्यू है, जवाब देता है कि वो ये देखने के लिए लुकिंग फॉरवर्ड है कि किड क्या करेगा। कुछ टाइम बाद गेम में वापस वो फैंटम वर्ल्ड में अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड होल्ड कर रहा था। उसने सोचा था कि ये मुश्किल होगा क्योंकि वो एक अननोन है, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी किसी भी तरह का सस्पेक्ट नहीं करने वाला था। आखिरकार एक अननोन को गेम में होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब फाइनली वो स्टार्टिंग विलेज में आ गया था। हर कोई खुश है। बुढ़ा आदमी अपना ओवरप्राइस्ड एप्पल सेल कर रहा है और बच्चे अपने गूफी लिटिल फेस के साथ दौड़ रहे हैं। इन सब के बीच में हमारा बॉय इस बात से इंप्रेस था कि वो जगह कितनी पीसफुल लगती थी। अचानक लिगॉन पॉपअप होता है, उसे टिकट पुल करना स्टार्ट करने के लिए कहता है। उसे अपनी लक ट्राई किए हुए बहुत टाइम हो गया है। रुकी गाचा एडिट को थोड़ा शांत रहने के लिए कहता है, वो ज्यादा अटेंशन ड्रॉ नहीं करना चाहता। लेकिन तभी हमारे बॉय को नोटिस होता है कि कुछ लोग उसे अजीब से घूर रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि वो इसे बहुत अच्छे से जानता है। ऐसा लगता है कि एनपीसीज को प्लेयर्स के नापसंद करने के लिए बनाया गया है। बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लेयर्स भी एनपीसीज के साथ लोगों जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, जिससे ये विशियस साइकिल बन जाता है। फिर एक ब्लू जैकेट में गाय ग्राउंड पर स्लैम हो जाता है। एक बीनी पहने हुए वोकअप करता है, पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे लूटने की ट्राई करने की। गाय कहता है कि वो भूखा है, जबकि प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है।
साथ ही एनपीसीज के कपड़े वहां के बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट लग रहे थे। लेगॉन एक्सप्लेन करता है कि ये गाय लेबिरिंथ में एक और गेम से आया लगता है जिसे एलियन स्पेस कहा जाता है, लेकिन वो गेम 3 महीने पहले बंद हो गया था, या बेसिकली वहां की पूरी वर्ल्ड डिलीट हो गई थी। लोग सर्वाइव करने का एकमात्र तरीका ये था कि वो लेबिरिंथ में दूसरे गेम में माइग्रेट हो जाए। अब ये एक्सप्लेन किया गया है कि इतने सारे लोग वे अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं और भूखे क्यों हैं। पूरी तरह से डिफरेंट वर्ल्ड में अडॉप्ट करना ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हो जाए। लेगॉन कहता है कि जैसे ही इड्रिस होल द्वारा एक वर्ल्ड को यूजलेस माना जाता है, उसे मौके पर ही डिलीट कर दिया जाता है। तो अगर आप बेहतर भागना स्टार्ट करें, क्योंकि वो फैंटम के साथ भी हो सकता है। रुकी जवाब देता है कि जब तक वो लिनफुल और उस कमबख्त गिल्ड लिंसे को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तब तक सब ठीक है, फिर वो इससे ठीक है। कुछ टाइम बाद वो एक इन में रूम पाने में मैनेज हो गया और फाइनली उसके पास सोने के लिए एक जगह थी। ठीक उसी मोमेंट में रोबोट फिर से बात कर रहा है, कह रहा है यह कुछ टिकट पुल करने और गाचा खेलने का परफेक्ट टाइम है। साथ ही उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी चेंज हो गई थी। एन और आर आइटम्स के चांसेस अब कम थे और एसआर और एसएसआर थोड़े बेहतर थे। एसएसआर जो पहले 0.3% हुआ करता था, 1% तक बढ़ गया था, 3 गुना से ज्यादा हाई। फिर वो लिगॉन को बताता है कि लंबे टाइम से वेट किया गया मोमेंट आ गया है मैन, रूलेट स्पिन करने का टाइम। रोबोट तुरंत सेलिब्रेट करता है, कहता है कि उसके पास 40 टिकट्स, 2 गारंटीड एसआर के साथ और 15,000 पॉइंट्स हैं। ये बहुत सारी चीज ओपन करने के लिए इनफ होगा। रुकी उसे पहले 40 रेगुलर टिकट्स के साथ स्टार्ट करने के लिए कहता है। ऑब्वियसली उसका एक्सप्रेशन ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, है ना। ढेर सारे एन रैंक और आर रैंक आइटम्स। गरीब गाय के सामने यूजलेस कचरे का एक ढेर स्टैकअप होना स्टार्ट हो गया। वो इस बात पर अविश्वास में अपने घुटनों पर गिर जाता है कि उसे एक भी डिसेंट चीज नहीं मिली। अपेरेंटली उसे मिला मॉड एक झूठ था। उसने आर से ऊपर एक भी आइटम नहीं निकाला। हालांकि रोबोट कहता है कि वो पहले से एक टूथब्रश स्टोर स्टार्ट कर सकता है। इस पर रुकी छोटे हरामी को पकड़ता है, कहता है कि वो उसे एक स्क्रैप मेटल का पीस बना देगा। जबकि रोबोट छोड़ देने की भीख मांग रहा है, अचानक कुछ चमकता है। स्काइस से 3 गारंटीड ड्रॉप्स आते हैं। राइटमैन भाग गया। उसका टोन चेंज हो जाता है, कहता है कि वो हमेशा अपने बड़ी पर काउंट कर सकता है। मुझे नहीं पता कि उसने उन गारंटीड टिकटों का यूज किया है नहीं, लेकिन वो एक फ्लैश स्टेप, एसआर स्किल और एक एसएसआर इंट्यूशन पाने में मैनेज हो गया। इंट्यूशन लेवल 1 पर उसके इंस्टिंक्ट्स को बूस्ट करता है। व्हाट? मैक्स लेवल पर वो उसे वर्ल्ड के एसेंस को समझने भी देगा। फ्लैश स्टेप काफी ऑब्वियस था, एक क्विक मूवमेंट एबिलिटी। इफेक्ट देखने के लिए पहले से ही एक्साइटेड होकर वो इंट्यूशन को एक्टिवेट करता है, लेकिन उस मोमेंट में उसे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। उसे मिले हुए दूसरे एसएसआर स्किल्स की तुलना में कुछ नहीं लगा। वो सिस्टम पर एक लुक लेने का डिसाइड करता है और वहां वो कहता है कि उसे अगले स्टेज तक लेवल अप करने के लिए 7,000 पॉइंट्स खर्च करने होंगे, जो उसके लिए टोटल रिप ऑफ है, क्योंकि दूसरे स्किल्स को लेवल 3 तक पहुंचने में 2,100 कॉस्ट आई थी। लिगॉन पहले ही कहता है कि एक स्किल पर पॉइंट्स खर्च न करें। उसे पता भी नहीं है कि ये क्या करता है। हाइप का एंजॉय करना और पुल करना, क्योंकि वो कहीं ज्यादा फन है। लेकिन ऑब्वियसली रुकी ऐसा नहीं करने वाला है मैन। वो उन पॉइंट्स का यूज अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए करेगा। यही वो है जो स्वॉर्ड मास्टरी और पैरी लेवल 4 तक जाते हैं और फ्लैश स्टेप लेवल 2 तक। इसके साथ उसके पास 8,730 पॉइंट्स बचे थे और मास्टरी को लेवल 5 तक ले जाने में 8,400 कॉस्ट आई, जबकि वो वहां बैठा सोच रहा है कि उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं। रोबोट उसे एक्सप्लोर करने के लिए कहता है। उसे ऑब्वियसली और टिकट पुल करने और मजे करने चाहिए, लेकिन छोटा बॉट 2 हिस्सों में टूट जाता है जब रुकी सिस्टम को स्वॉर्ड मास्टरी को सीधे लेवल 5 तक ले जाने का ऑर्डर देता है मैन। और तब सिस्टम कहता है कि अब जब मास्टरी मैक्स्ड आउट हो गई है तो वो रैंक अपग्रेड कर सकता है, जैसा उसने एक्सपेक्टेड किया था। वो लिमिट तक पहुंचना वर्थ था। जब वो रैंक अपग्रेड एक्टिवेट करता है तो एक गोल्डन लाइट अपीयर होती है। कमरे में एक स्टोन ऑर्ब बनता है। वो लेगन से पूछता है कि वो क्या है, लेकिन पुअर बॉट जमीन पर लेटा हुआ है, परेशान है कि उसे एक और मौका नहीं मिला गचा रोल करने का। वो अजीब चीज नीचे आती रहती है जब तक सिस्टम उसे मास्टरी मैक्स्ड आउट करने के लिए एक अचीवमेंट नहीं दे देता। उसे 10 टिकट मिले और अपेरेंटली वो एगॉन सिस्टम मास्टरी बन गया, एक एसआर प्लस स्किल जो न सिर्फ उसकी तलवार के डैमेज को बढ़ाती है बल्कि अब उसे एक ब्लेड ऑरा भी देती है। रियूकी ने फैंटम वर्ल्ड में कभी एसआर प्लस स्किल्स के बारे में सुना ही नहीं था, तो हो सकता है ये पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल थी। जब वो सेलिब्रेट कर रहा है, बाहों को फैलाकर, छोटा सिस्टम पूछ रहा है कि वो किस्मत का सिस्टम इतने सतर्क व्यक्ति के साथ जोड़ीदार क्यों बना। उसका पूरा प्लान लालच से भरे किसी व्यक्ति के शानदार पतन का गवाह बनना था। रियूकी पहले ही दरवाजे पर है और उसे रोना बंद करने और आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, क्योंकि अब वो आखिरकार शुरू करने के लिए तैयार थे। वो जानना चाहते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं और ऑब्वियसली यार ये पहले डंजन में जाने का समय है। और प्लान सिर्फ डंजन में जाना नहीं था बल्कि उसमें रिकॉर्ड बनाना था। आह तुम चालाक शैतान, अब तुम वो स्ट्रैटेजीज यूज करोगे जो तुम उस लड़के लिनफुल को बेच रहे थे, है ना। सबको जलील करोगे। डंजन के प्रवेश द्वार के सामने एक विशाल कुल्हाड़ी वाला आदमी अपने ग्रुप से पूछता है कि क्या वो तैयार हैं। अब से सबको अलर्ट रहना था और कोई भी आइटम्स को फिसलने नहीं देना था। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट ऐसे पास से चलता है जैसे वो आराम से अंदर घूम रहा हो। वो आदमी तुरंत उसे पुकारता है और पूछता है कि वो ग्रुप के बिना कहाँ जा रहा है। उसे पता होना चाहिए कि ये जगह कितनी खतरनाक है, लेकिन हमारा लड़का बस कहता है कि उसे बहुत अच्छे से पता है कि वो किस में घुस रहा है। वो आदमी सोचने लगते हैं कि अपेरेंटली उन्हें कोई पागल मिला है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है, और उसके बगल में उसका दोस्त जो इतना इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने उस पर आंखें भी ड्रॉ नहीं की, कहता है कि पिछले 3 महीनों में कोई भी ये जगह पूरी नहीं कर पाया है। लीडर को पकता है कि ये समय की बर्बादी है, लेकिन वहां मैन विचेस हाइड आउट है और लक्ष्य लिनफुल का रिकॉर्ड तोड़ना था। गन ब्लेड रेडी, ऑरा एक्टिव, रिकॉर्ड तोड़ने का समय।
विच अपनी ऑरा से देखती है और एक बार फिर कहती है, इस कमीने ने उसके क्षेत्र पर आक्रमण किया है। उसके जैसा गंदा घुसपैठिया अपनी उपस्थिति से इस पवित्र जमीन को अपवित्र नहीं करना चाहिए, लेकिन यह ठीक था। उसके पास उस जगह में घुसने की कोशिश करने वाले किसी पर भी न्याय लाने के तरीके थे। वो व्यक्तिगत रूप से उसे फाड़ डालेगी और उसे बलि के रूप में पेश करेगी। बैब ऑब्वियसली उस जगह की बॉस थी और उसका लेवल बस सवालिया निशानों की एक श्रृंखला थी। डंजन में एंटर करते ही चालाक बच्चे को एक टिकट मिला। ओनली प्रॉब्लम यह थी कि वो जगह इतनी अंधेरी थी कि वो आगे कुछ भी देख नहीं सकता था। जैसे सीरियसली मुझे दीवार पर मशाले दिख रही हैं, ये बेचारा आदमी अंधा होगा। अपेरेंटली इस डंजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर बार जब आप एंटर करते हैं तो ये पूरी तरह से बदल जाता है, इसलिए एक फिक्स स्ट्रैटेजी बनाना थोड़ा मुश्किल है। उसे पक्का है कि लिनफुल ने इसे 17 घंटे और 30 मिनट में क्लियर किया। मैम ये क्या बात है, पहले डंजन में 17 घंटे? खेती करते हुए पत्नी लाना और एक परिवार शुरू करना भी हो सकता है अच्छा हो। रैंकिंग्स चेक करते हुए वो देखता है कि दूसरा स्थान किसी आया या फिर एक व्यक्ति जिसका नाम एशिया गांव क्लैन का हिस्सा है और उन्होंने लिनफुल से सिर्फ 8 मिनट ज्यादा लिए। ये देखते हुए कि वो लगभग लिनफुल जितने ही अच्छे थे, ये नाम ध्यान में रखने लायक है। अचानक वो रुकता है और ऊपर देखता है तो मच्छरों का एक झुंड है। रुको, मच्छर नहीं, विशाल चमगादड़। प्रॉब्लम यह है कि वो ना सिर्फ बड़े ग्रुप्स में मूव करते हैं बल्कि वो ढेर सारे डीबफ्स भी स्टैक करते हैं। तो भले ही आप तुरंत मरे नहीं, आप बस दुख झेलते रहते हैं जब तक कि आप और ना सह ना सकें। लेकिन वो पहले ही एक आइटम निकाल रहा है, कहते हुए कि ये बीते हुए कल की कहानी है। वो जमीन पर कुछ फेंकता है और लेगन से कहता है कि इस तरह से इस जगह को हैंडल करते हैं। वो चीज फट जाती है, हर तरफ रोशनी फैलाती है। और अगर तुम्हें लगा कि ये फ्लैश बैंग था तो तुम बिल्कुल गलत हो। ये एक साउंड बॉम्ब था और अब सकर्स खून बहते कानों के साथ हर जगह गिर रहे हैं। यार मुझे छोटी बैश के लिए एक सेकंड के लिए बुरा लगा, पर फिर बैम, छाती पर तलवार। किड में जीरो दया है, उसने फार्मिंग जोन पहले ही क्लियर कर दिया, आंखों के सामने सब कुछ काट दिया। वो कहता है ये जगह उतनी मुश्किल नहीं है जब तुम ट्रिक्स जान लेते हो। वो ये जानना चाहता है कि पिछले 3 महीनों में किसी ने इस जगह को खत्म क्यों नहीं किया। इगॉन जानना चाहता है कि ये स्ट्रेंज क्यों होगा, तो रायुकी एक्सप्लेन करता है कि थियोरी में ये एक लो डिफिकल्टी डंजन होना चाहिए। सबके लिए इतना स्ट्रगल करना कुछ और हो रहा है। वो केव में आगे बढ़ते रहते हैं और इगॉन जानना चाहता है कि क्या उसे पक्का है कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। हमारा लड़का उसे फिक्र ना करने के लिए कहता है। वो इस जगह के पैटर्न्स जानता है, भले ही मैप हमेशा चेंज होता हो। पिगॉन को शायद पता ना हो, पर उसने काउंटलेस स्ट्रैटेजी गाइड्स लिखी हैं जब वो एक एनालिस्ट था। यही डंजन, उसने इसे हजारों बार सिमुलेट किया है, इसलिए उसे बिल्कुल पता है कि वो क्या कर रहा है। इगॉन हमएवर कमेंट करता है कि वो इस एरिया से 12 बार गुजर चुके हैं। मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि वो खो गया है, पर रायुकी उसे इग्नोर करता है और लेफ्ट जाता है, कहता है कि एंट्रेंस बिल्कुल आगे है। वो उसे लेफ्ट पर उस स्टैलेक्टाइट को देखने के लिए कहता है जिसमें कट है। तुम्हें इस पाथ से 32 बार गुजरना पड़ा और जब कट देखा तो ये प्रूफ था कि रूट चेंज हो गया था। छोटा रोबोट कंफ्यूज्ड है, जानना चाहता है कि वो इतने प्रेसाइज कंक्लूजन पर कैसे पहुंचा। ऑब्वियस है ना, ये हजारों बार ट्रायल एंड एरर रहा होगा। और रायुकी बस उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि अब उससे फोकस करना है। पर इगॉन को खुश करने के लिए वो एक्सप्लेन करता है कि उनके ग्रुप में कोई था जिसके पास एक सर्टेन एबिलिटी थी जिसने उन चीज़ों को डिस्कवर करने में हेल्प की। और पास्ट में स्ट्रैटेजी गाइड्स डेवलप होने से पहले लोग एक्चुअल में मैप के हर एलिमेंट को मेमोराइज करते थे और उस तरह से खुद को गाइड करने की कोशिश करते थे। तो भले ही सब कुछ चेंज हो जाता है, उसे अब भी आइडिया है कि किस रास्ते जाना है। रोबोट पूछता है कि क्या उसने सच में इस फिजूल जगह की वो सारी छोटी डिफरेंसेस मेमोराइज कर ली थी, और तुरंत हंसता है, कहता है कि उसे अब रियलाइज होता है कि उसका मास्टर पूरी तरह से पागल है। जैसे वो केव में आगे बढ़ते हैं, रायुकी को पक्का है कि उसने यहाँ जितना टाइम चाहा था उससे ज़्यादा स्पेंड किया। और तो और उसे अब भी समझ नहीं आया कि पिछले 3 महीनों में किसी ने इसे क्लियर क्यों नहीं किया। मीनवाइल विच चिल्ला रही है, कहती है कि अपेरेंटली वो लेबिरिंथ से एस्केप हो गया, पर अब वो डिस्पेयर में गिर जाएगा। जिस सेकंड वो डेथ मैजिक पर कदम रखेगा वो इंस्टेंटली मर जाएगा। और यार वही बिल्कुल उसने अभी किया। कुछ एक्टिवेट होता है, उसकी बॉडी के चारों ओर आग लग जाती है। वो एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। इवान जानना चाहता है कि क्या हुआ, और वो आंसर करता है उसे पक्का नहीं है, पर ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मरने वाला था अगर उसने एक और कदम उठाया तो। फिर वो अपनी इन्वेंट्री से एक अजीब छोटा डॉल निकालता और उसे आगे फेंकता है। जैसे ही वो जमीन से टकराता है, आग फिर से दिखती है। वो उन्हें तुरंत पहचान लेता है। वो इंस्टेंट डेथ मैजिक थी, कुछ बहुत रेयर जो टावर पर बहुत बाद में अपीयर होना चाहिए। ऐसी चीज इस जगह पर क्यों थी? एक इमीडिएटली कहता है कि अगर अननोन चेंजेस हो रहे हैं तो पीछे हटना बेहतर है। और अब यूकी गहरे सोच में है। शुरू से ही इतना ब्रूटल ट्रैप डेंजरस था, शायद वापस मुड़ना बेहतर होगा। पर जब वो अपने पीछे देखता है तो उसे एक स्ट्रेंज पाथ दिखता है और एक पल के लिए उसे महसूस होता है कि उस रास्ते जाना ठीक रहेगा। उसे रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि ये गट फीलिंग्स और यहाँ तक कि ट्रैप स्पॉट करने का फैक्ट भी सब इंट्यूशन स्किल की वजह से हैं। ऑफ से देखते हुए विच कहती है कि ये बेस्टर्ड सच में लकी है, वो 1 सेकंड से बच गया। पर यह सिर्फ टाइम की बात थी। कहीं भी जाते इस एंडलेस लेबिरिंथ में आखिरकार वो मर जाएगा। पर अचानक वो उसके ऑर्ब से गायब हो जाता है। वो कंफ्यूज्ड है, एक नया स्पेल यूज करती है और उसे फिर से लोकेट करती है। पर अब ये समझ नहीं आता वो सेंट्रल हॉल में है, जो पहले जहां था उससे बहुत दूर है। अपेरेंटली वो डैम रैट इल्यूजन से एस्केप होने में कामयाब हो गया। पर ये ठीक है, ये जगह ट्रैप से भरी है और वहीं वो मरेगा। लेकिन 1 सेकंड बाद वो फिर से गायब हो जाता है। वो कंफ्यूज्ड और गुस्से में टेबल पटकती है, ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर ये बेस्टर्ड कर क्या रहा है।
हमारा लड़का ट्रैप्स के बिल्कुल किनारों से कूद रहा था, उन सबको डॉज कर रहा था। विच को कोई आइडिया नहीं था कि वो ये कैसे कर रहा था या उसकी नज़र से गायब क्यों हो रहा था। तो वो डिसाइड करती है कि इस सबको खत्म कर दे इससे पहले कि कुछ और गलत हो, और सारे ट्रैप्स एक साथ एक्टिवेट कर देती है। एक नीली आग पूरे ऑर्ब को घेर लेती है और वो सेलिब्रेट करती है, कहती है कि आखिरकार उस कर्स्ड इंट्रूडर से छुटकारा मिला। पर उसके पीछे कुछ फट जाता है। पीछे से आवाज आती है कि मटेरियल्स उतने खास नहीं थे, पर फिर भी कुछ चीजें यूज करने लायक थीं। एगॉन की आवाज आगे आती है और कहता है कि अगर उसमें अकल होती तो वो इस स्किल को तुरंत डिसेबल कर देता। विच पलटती है और उन दोनों को बात करते देखती है। एगॉन उसे डांट रहा है, कह रहा है कि उसकी ये नई स्किल पूरी तरह से ब्रोकन है और वो ऐसी चीज के साथ ऐसे ही घूम नहीं सकता। नेचुरली विच जानना चाहती कि आखिर वो यहाँ कैसे पहुंचा, पर हमारा लड़का कहता है कि वो एक्सप्लेन करने में बहुत आलसी है, तो वो बस जल्दी से इससे निपटना चाहता है। वो अच्छे से जानता है कि वो विच ऑफ सॉलिट्यूड है, नहीं मिस सरियल, या फिर एक और नाम जो उस पर ज्यादा फिट बैठता था, बग। विच कहती है कि जो आंसर वो चाहती है वो ये है कि वो बेस्टर्ड ये बताए कि वो ट्रैप से बाहर कैसे आया। रायू के जवाब देता है कि वो लगभग अपना सर खो बैठा था। इस जगह का रास्ता हर जगह जानलेवा चीजों से भरा हुआ था। इवान जानना चाहता है कि वो अजीब लहजे में बात क्यों कर रहा है। उससे थोड़ी देर पहले हमारा लड़का जमीन पर देख रहा था, ट्रैप्स को देखते हुए, और सोच रहा था कि क्या इससे हारने का कोई तरीका है। शायद उसे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक इस डंजन में बग को पैच न कर दिया जाए। पर तब उसे याद आया कि उसे अपना नाम सबको पता होना चाहिए, इससे पहले कि उसकी पुरानी गिल्ड उसके पीछे आए। तब एगॉन कहता है कि उसने मल्टीपल ट्रैप्स डिटेक्ट किए थे और उस पॉइंट पर पीछे हटना डेफिनेटली बेहतर था। फिर आधी रूम फट गई और वो साइड में कूद गया। एगॉन घबरा के कहता है कि ये बेस्टर्ड सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, पर तब हमारे लड़के ने उसे शांत होने के लिए कहा। वो स्किल जो उसे मिली थी वो उससे भी बेहतर थी जितना उसने सोचा था। विच के पास वापस आते हुए वो कहता है कि इंट्यूशन स्किल सच में अच्छी है। वो लड़का उसे दिखा भी रहा है, उसे बता रहा है कि ऐसे ही वो रूम में घुसा था। वो डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता था। एगॉन कहता है कि जितनी अच्छी वो है वो अब भी एक इंसान से जुड़ी हुई है, तो आखिरकार वो अपनी लिमिट को टच करेगा। रायू की अटैक के लिए तैयार होता है, कहता है कि वो ऑब्वियस है, पर जो अभी मैटर करता है वो सर्वाइवल है। अचानक विच का नाम दिखाने वाली विंडो ग्लिच होने लगती है और वो इंट्रूडर का नाम चिल्लाती है। उसके सामने कई इंस्टेंट डेथ ट्रैप्स अपीयर होते हैं और रायू की तेजी से घुसता है। पहला अटैक आता है, वो बस टाइम पर झुक जाता है। अगर स्किल नहीं होती तो वो मर चुका होता। वो रियलाइज करना शुरू करता है कि विच उसके अंदर के बग से करप्ट हो रही थी। उसका पैटर्न जो भी हो, उसके पास फिगर आउट करने का टाइम नहीं था, उसे अब अटैक करना था। तो वो क्लोज आने के लिए फ्लैश टैब यूज करता है। अपनी स्वॉर्ड और एक्टिव करके वो कहता है कि वो सच में डेंजरस है, पर ये एंड है। एक गर्दन पर एक साफ कट, बॉडी को रोबोट के सर से अलग करते हुए। रायू की सोचता है कि ये बहुत ज्यादा इजी था, और फिर अटैक्स उसकी बाकी बॉडी से आते रहते हैं जो भी वही हैं। वो पीछे हटने में कामयाब हो जाता है, और जब वो फिर से देखता है वो रिफॉर्म हो रही है। अब उसे पक्का है कि वही रीजन है सब कुछ जो इस डंजन में हो रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मल अटैक्स कुछ नहीं कर रहे थे। वो स्पेल्स की एक और वेव उसकी डायरेक्शन में भेजती है, जिसे वो डॉज करने में कामयाब हो जाता है जैसे वो आगे बढ़ता रहता है। उस पल में की यह है कि उसकी इंट्यूशन स्किल मैक्सिमम पर एक्टिव रहे, क्योंकि उसके बिना वो इंस्टेंटली मर जाता। जैसे वो डॉज कर रहा है वो पलटता और पूछता है कि क्या एगॉन के पास कोई आइडियाज हैं, और एगॉन जवाब देता है कि सिर्फ किट की हेल्प करने के लिए वो सिस्टम एक्टिवेट करने वाला है ताकि वो उसे एनालाइज करने की कोशिश कर सके। जैसे वो विंडो दिखाने के लिए कहता है वो पॉपअप होती है, विच ऑफ सॉलिट्यूड लेवल 25 बग विद इन्फिनाइट रिजनरेशन एंड इंस्टेंट डेथ, और उसके देखते हुए आप उसकी पीठ पर एक अजीब सा पंख देख सकते हैं जिसमें डेथ लिखा हुआ है। जो वो नोटिस करता है कि पंख अजीब से कलर के थे, तो वो आगे बढ़ता है और एनालाइज यूज करता है, पर सिर्फ पंखों पर। तभी उसे पता चलता है कि ये बियॉन्ड स्पेस गेम का एक आइटम था। उसे याद आता है कि दर्जनों लोगों ने सिटी में छोड़ दिया था, वो भी वहीं से आए थे। अब समझ में आया कि ये बग क्या कॉज कर रहा था। जब ryuki अटैक्स डॉज करता है, आइगॉन सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है और कहता है कि वो पागल हो रहा है। उस सिचुएशन के बीच जहां एक छोटा सा टच उसकी मौत का मतलब हो सकता था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। किड इंस्टाग्राम मोटिवेशनल कोट्स फेंक रहा है और कहता है कि मानवता की चोटी तक पहुंचने के रास्ते पर ऐसी आग उसे रोक नहीं पाएगी। मीनवाइल विच पीछे से एक मेगा अटैक प्रिपेयर कर रही है, कहती है कि वो डैम इंट्रूडर मरने वाला है। ryuki उसे देखता है और सोचता है कि ये काफी सिंपल है। अगर एक छोटा सा टच मौत का मतलब है तो बस उसे टच ना होने दो। बॉस ऑर्ब को चार्ज अप करती रहती है जब तक अचानक वो रूम के बीच में फट नहीं जाता। वो कॉन्फिडेंट लगती थी, कहा कि कोई तरीका नहीं था कि वो उसे डॉज कर पाता, तो इस बार वो मर गया। पर ऑब्वियस है, रियोका की तलवार पहले से ही उसकी पीठ पर जा रही थी प्योर ग्रिट में। एक्चुअली वो पहले से ही उसकी पीठ पर सवार था। कहता है कि ये उसकी ओरिजिनल पावर नहीं थी और इसलिए वो उसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकी। बस टच करने से आइटम गायब हो रहा था या अजीब तरह से इंटरैक्ट कर रहा था। क्लियरली ये एक बग था। विच मायूस होकर उसे कट न करने के लिए कहती है, क्योंकि वो पंख उसे आज़ादी देते थे। वो लंबे समय से इस डंजन में अपनी रोल निभा रही थी, कभी सवाल नहीं किया, बस आगे बढ़ती रही। पर फिर उसे वो पंख जमीन पर मिले और उसने उसे उस जादू से आज़ाद कर दिया और वो आखिरकार जी सकी। रियू को जवाब देता है कि अगर वो उन हालात से भाग गई जिसमें वो थे तो वो किसी तरह से सिमिलर थे।
वो भी इस भयानक दुनिया से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। विच कहती है कि अगर ऐसा है तो उन्हें एक दूसरे को समझना चाहिए, लेकिन आर्केन ऑफ इंस्टाग्राम कोट्स बस कहता है कि उसे ग्लोरी तक पहुंचने के लिए उसकी आज़ादी को नष्ट करना होगा, और उसी के साथ वो उसके पंख फाड़ देता है। यार, उसने अपने दूसरे हाथ में तलवार की ऑरा भी एक्टिवेट की दूसरे पंख को कुचलने के लिए, और फिर वो हारती हुई लगती है। उसी पल विच के सारे स्टैट्स नॉर्मल हो जाते हैं, है ना, और वो बस वही प्राणी बन जाती है जिसे इस जगह पर होना चाहिए था। वो स्टैंडर्ड रूटीन भी दोबारा शुरू कर देती है। कहती है कि इंट्रूडर ने उसके हाइडआउट में घुसपैठ की। बेचारी चीज वहां अपनी स्पीच दे रही है, पर वो बस तलवार उसके सीने में घोंप देता है। हाँ, ये लड़का बिल्कुल नहीं हिचक रहा है, और उससे भी बढ़कर वो उसे साइड में खींचता है, उसे पूरी तरह से काटता है। कहता है कि अब जब वो नॉर्मल हो गई है तो कुछ नहीं बदलता, उसे आगे बढ़ने के लिए उसे खत्म करना होगा। उसी के साथ मॉन्स्टर का छोटा हाथ बस जमीन पर गिर जाता है। ठीक है, किट से कोई दया नहीं। टोटल में उसे 13 स्टैंडर्ड टिकट्स और एक SR टिकट मिले, प्लस 500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, एक मैजिक स्टोन और सेरियल्स हार्ट। रियुक्यू थोड़ा निराश था। बस एक छोटा सा स्टोन, एक हार्ट और 500 पॉइंट्स। उस नाइट ने जिसने 15,000 दिए थे अपेरेंटली थोड़ा एबनॉर्मल था। आइगॉन किट को कहता है कि लक के साथ भी उसे हमेशा अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी यार, उसे नॉर्मल लाइफ की आदत डालनी होगी। तोशी जवाब देता है कि सब ठीक है, एक SR टिकट ही उससे वर्थ इट बनाने के लिए काफी था। उसके अलावा जो मैटर करता है वो है लिन फुल्स का रिकॉर्ड तोड़ना। डंजन के प्रवेश द्वार पर बड़ी कुल्हड़ी वाला आदमी गुस्से में है क्योंकि वो फिर से फेल हो गए हैं। सब लड़के एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, कहते हैं कि उसके मरने की वजह से हुआ या उसने ये या वो किया। मीनवाइल केव में रियुक्यू बाहर आ रहा है, सारी हलचल सुन रहा है। ठीक उसी पल एक लड़का कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहा है। वो हमारे किट को पास से गुजरते देखते हैं और कहते हैं ये अमेजिंग है, वो 7 घंटे अंदर रहा, उसने बहुत कुछ छुपाया होगा। पर अब उसे दूर जाते हुए देखकर वो सोचते हैं कि उसने हार मान ली। किट का समय आ गया है रियलिटी का सामना करने का। पर तब फूल के पीछे एक छोटी विंडो पॉपअप होती है, अपडेटेड डंजन इन्फो दिखाते हुए। विच इज हाइडआउट में हमारे लड़के ने 7 घंटे में खत्म कर दिया यार, डियर लिनफुल से 10 घंटे कम। वो लड़के पहले से ही सोच रहे हैं कि क्या ये वही आदमी नहीं है जो अभी उस जगह से बाहर आया है। अचानक वो आदमी अपनी तलवार रिकू की गर्दन के पास रखता है और उसे वहीं रुकने को कहता है। जानना चाहता है कि उसने कौन सी छोटी ट्रिक यूज की। किसी के लिए 10 घंटे कम करना इम्पॉसिबल है बिना किसी हैक या कुछ और के इस्तेमाल के। रियुक्यू ईमानदार है यार, वो बस कहता है कि सच में एक बग था और उसने उसे एक्सप्लॉइट किया जल्दी खत्म करने के लिए। बस यही है। ईमानदारी की अच्छी बात यह है कि कोई सवाल नहीं करता कि वो झूठ बोल रहा है। बुरी बात यह है कि अब सब कह रहे हैं कि ऐसे कामों का इस्तेमाल करके डंजन क्लियर करने वाले बास्टर्ड्स को शर्म आनी चाहिए। पर रियुक्यू बस चलता रहता है, कहता है कि बग अब चला गया है, उन्हें जल्दी फार्मिंग करनी चाहिए वरना वो हमेशा कमजोर रहेंगे। तलवार वाला आदमी उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, कहता है कि उसके जैसे धोखेबाज बास्टर्ड को मॉरल लेसन्स देने का कोई हक नहीं है। पर हमारा लड़का बस उसे आसानी से डॉज करता है। शायद उसे एक पंच और एल्बो से मारता है, पक्का नहीं हूं, शायद बस धक्का देता है। मुझे बस इतना पता है कि वो बेवकूफ जमीन पर चारों हाथों पैरों पर गिर जाता है जबकि हमारा किड चला जाता है। वो आदमी वहीं रहता है, कसम खाता है कि वो उसे किसी दिन मार देगा, लेकिन कुल्हाड़ी वाला आदमी बस कहता है कि ओए इडियट, हम उस बास्टर्ड को नहीं हरा सकते। वो आदमी जिद करता है लेकिन बॉस उसे पागल होना बंद करने को कहता है और इशारा करता है कि अगर किड बग का इस्तेमाल करने में कामयाब रहा और उसे पूरा कर दिया तो उसे सच का एहसास होना चाहिए। ग्रुप को समझ में आता है ना? अगर उसने ना सिर्फ बग का इस्तेमाल किया बल्कि उसे क्लियर भी कर दिया तो क्लियरली वो उस जगह के लेवल से बहुत ऊपर था। पर उन्हें अब भी थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। बॉस को लगना शुरू हो जाता है कि उसने वो चेहरा कहीं पहले देखा है। वो क्योसमेट की वीडियो याद कर रहा है पर वो डॉट्स को जोड़ नहीं पा रहा है। फिर हम कुछ लोकेशंस देखते हैं, व्हाइट लेक, रेड फॉरेस्ट और एंशिएंट गॉड्स के खंडहर। ये सब फेमस डंजन्स थे जहां लिनफुल्स का रिकॉर्ड था। एक और था जो शायद अच्छा हो लेकिन 3 अभी उसके लिए काफी थे। रोबोट जानना चाहता है कि क्यों, और वो एक्सप्लेन करता है कि लगता है कि एक और गिल्ड ने लगभग 2 साल पहले रिकॉर्ड ले लिया था। आजा ग्रुप के आसा ग्रुप की स्किल्ड लड़की। लड़का थोड़ी लड़की है ना? अब तक क्या ये सिर्फ मैं हूं या हमने कोई प्रॉपर बैडेस्ट वाइफू नहीं देखी है? राइट है यार, है ना? डैंग आर्टिस्ट, क्या हो रहा है भाई? क्या मैं तुम्हें एक कंपस दे दूं ताकि तुम कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर सको? पर रियुक्यू वाइफूस के बारे में परेशान नहीं है। वो परेशान है कि वो डैम लड़की अपना रिकॉर्ड लिनफुल के बहुत करीब ले आई, जो उसे थोड़ा गुस्सा दिलाता है क्योंकि उसने ही वो टिप्स डेवलप की थी। अच्छा यार, अब जब मैंने नोटिस किया उसकी वाइट हेयर है ना, क्या ये वही डैम सिंथिया मैगी हो सकती है? वो मरने लायक है ना? डैम व्रेच। पर फिर वो उठता है कहते हुए कि बहुत बातें हो गई, अब डंजन्स को हैंडल करने का समय है। मीनवाइल डीमन टावर के अंदर ये लिनफुल्स का ग्रुप है और कसानो सबको ऑर्डर्स दे रहा है। तभी उसके लिए एक छोटी विंडो पॉपअप होती है, एक विशाल ऑक्टोपस की फोटो, शायद व्हाइट लेक का बॉस। एक स्पाइडर के मरते हुए की फोटो भी थी, जो हाँ यार वो रेड फॉरेस्ट की स्पाइडर है। वहां तक एक गोलेम भी था हारा हुआ, और लिनफुल पहले से ही ग्रुप को लूट हैंडल करने को कह रहा है क्योंकि कुछ अर्जेंट हो गया है।
काउच पर लेटे हुए वो सोच रहा है कि ये किड कौन है। किड जानबूझकर उसके रिकॉर्ड्स तोड़ने पर फोकस कर रहा था, जो दिखाता है कि वो झगड़ा मोल लेना चाहता था। शायद वो बास्टर्ड सोचता था कि वो हॉट स्टफ है। बॉस ने ये नाम रियूक्यू मेंशन किया, पर जितना भी वो सोचता है उसे कोई आइडिया नहीं है कि ये व्यक्ति कौन है। यार ये मुश्किल है, आदमी के दिमाग में हमारे लड़के के चेहरे का जरा सा निशान भी नहीं है। ठीक तभी कोई दरवाजा खोलता है लिनफुल को बुलाते हुए, कहता है कि वो किड रियूक्यू लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। एनालिस्ट लगुना हमेशा की तरह एनालाइज कर रही है और हमारे लड़के ने सारे रिकॉर्ड्स पोस्ट कर दिए यार, बग डंजन से लेकर अपूपर्ण, वराने और बड़े गोलेम तक। वो विश्वास नहीं कर सकती कि उसने कैरो डंजन्स क्लियर किए और लगभग एक साथ सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ऑब्वियसली उसका नतीजा 3 दिनों में लगभग 2 मिलियन व्यूज था। ब्लैक नाइट के सारे बस के बाद उससे मिली अटेंशन एक्सपेक्टेड थी।